एपिसोड 36। क्या तुम्हारे पेट में जो बच्चा पढ़ रहे हैं वह तनिष्क का है? अब आगे डॉक्टर कुछ देर उन सभी के टेंशन से भरे फेस को देखता है और फिर कहता है, अभी मैं आप लोगों को जो कहने वाला हूँ वह बहुत ही सीरियस मैटर है। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, सभी को प्राची के लिए घबराहट हो रही थी। डॉक्टर प्लीज आप ऐसे सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, जल्दी से बताएं प्राची को क्या हुआ है। रिद्धि ने डॉक्टर को देख पूछा। डॉक्टर फिर से एक नज़र सबको देखते हैं और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, इस घर में नया मेहमान आने वाला है। प्राची प्रेग्नेंट है, पर हाँ मैं श्योर हूँ, पर फिर भी कुछ टेस्ट कराने होंगे जो आज ही आप लोग करा लेना, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि प्राची सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी अपने अपने जगह पर स्टैचू बनकर खड़े थे, सभी कभी डॉक्टर को तो कभी प्राची को देख रहे थे। शौर्य शौक से बाहर आकर अपने पास में खड़ी मिष्का को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर घूमते हुए, ये मैं अंकल बनने वाला हूँ। शौर्य भैया मुझे नीचे उतारिए, अगर आपने मुझे गिरा दिया ना तो मेरे कमर टूट जाएंगे, उतारिए भैया प्लीज, मेरे खुशियों को दुख में मत बदलिए, मुझे भी अपनी खुशी को एंजॉय करने दीजिए, मैं भी बुआ बनने वाली हूँ। मिष्का जो डर के मारे शौर्य की गर्दन को कस के पड़ी हुई थी वह बोली। मिष्का की बात सुनकर शौर्य मुंह बना लेता है और मिष्का को अपने गोद से उतार देता है। वही आलोक जी का चेहरा कुछ अजीब सा था और दादा दादी भी अजीब नजरों से प्राची को देख रहे थे। फिर कुछ भी बिना बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दादा दादी के जाने के बाद आलोक जी शौर्य को देख, शौर्य प्राची बेटा को रूम तक ले जाओ, ऑफिस में मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, तुम लोग अच्छे से प्राची का ख्याल रखना। वही रुक्मणी जी के चेहरे पर अलग ही चमक थी, वह बहुत ज्यादा खुश थे और खुश होता भी क्यों ना, बस दादी बनने वाली है। वह प्यार से प्राची को देखती है जो अभी भी बेहोश होकर लेटी है। प्राची की कुछ टेस्ट कराना है वह करा लेना, और मैं मेडिसिन दे रही हूँ, इसे अभी कंटिन्यू नहीं करना, पहले टेस्ट हो जाए फिर कंटिन्यू करना है। और हाँ घबराएगा मत, कुछ देर में प्राची होश आ जाएगी, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू डॉक्टर, रुक्मणी जी ने भी मुस्कुराकर उनको कहा। तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर उनको देख उनको मेडिसिन देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शौर्य प्राची को गोद में उठाकर रूम तक ले गए। एक काम करूं मैं, मतलब पूछ रही हूं इसलिए क्योंकि पहले जब मैं जल्दबाजी में तनिष्क भैया को कहा था तो मुझे शौर्य भैया और मिष्का ने मुझे बहुत डांटा था, इसलिए मैं पूछ रही हूं क्या मैं इस न्यूज़ को तनिष्क भैया को बता दूं और साथ में टिना अंकल आंटी को भी और मोम डैड को भी। रिद्धि ने सबको देख कहा। रिद्धि की बात सुनकर रुक्मणी जी कहते हैं, अभी नहीं, पहले टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद सबको बताना, पहले हम कंफर्म हो जाए। आई नो डॉक्टर गलत नहीं हो सकते, पर फिर भी कंफर्म होना जरूरी है। और एक बात तनिष्क को तुम मत बताना, तनिष्क को प्राची खुद बताएगी। रुक्मणी जी की बात सुनकर शौर्य, मिष्का और रिद्धि मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में दिला देते हैं और रुक्मणी जी भी मुस्कुराते हुए उनको देखते हैं और फिर प्राची के ऊपर चद्दर ओढ़ के वह सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। शाम का वक्त, प्राची बालकनी में खड़ी थी, अब तक उसे पता चल चुकी थी कि वह प्रेग्नेंट है। प्राची अपने पेट में हाथ रखती है और अपने सिर को नीचे करके अपने पेट को देखती है। अपने पेट को देखते ही प्राची के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बेबी तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारे आने की बात पता चलेगी तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वह खुश होंगे या फिर? इतना कहते कहते प्राची उदास हो जाती है कि तभी पीछे से उसे कोई हक कर लेता है तो प्राची चौंक जाती है और जब पीछे पलट के देखी है तो पीछे मिष्का थी और मिष्का के पीछे रिद्धि, दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मिष्का प्राची के हाथ में एक रिपोर्ट देती है जो प्राची की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। प्राची जब उस रिपोर्ट को देखती है तो उसमें पॉजिटिव था, जिसे देख प्राची के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और रिद्धि मिष्का दोनों एक साथ प्राची को हक कर लेते हैं। कांग्रेचुलेशन, तू मॉम बनने वाली है, मिष्का और रिद्धि एक साथ बोली। प्राची भी मुस्कुराकर उन दोनों को हक करती है और कहती है, कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, तुम दोनों भी बुआ बनने वाले हो। प्राची की बात सुनकर दोनों प्राची से अलग होते हैं। फिर मिष्का मुस्कुराकर कहती है, तूने भैया को बताया, मतलब गुड न्यूज़। मिष्का के और कुछ कहने से पहले मिष्का की नज़र प्राची के चेहरे पर जाती है जो थोड़ी मुरझा गई थी। प्राची देख, जो भी हुआ वह सब बातें छोड़ और तू भैया को बता कि तू प्रेग्नेंट है, ये बात भैया को जैसे ही पता चलेगी ना, देखना तनिष्क भैया हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी, तुम दोनों की सारी दूरियां मिट जाएंगी। मिष्का की बात सुनकर प्राची के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसके गालों में शर्म की लाली भी दिखाई देती है। प्राची को ऐसे देख रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, तनिष्क भैया को तो तू बताएगी, पर क्या अभी तक टीना को बताया है? उसे सबसे पहले बताना चाहिए, अगर वह बाद में जानेगी ना तो वह बहुत गुस्सा करेगी। रिद्धि की बात सुनकर प्राची को टीना का ख्याल आती है और वह जल्दी से अपने फ़ोन को लेकर टीना को कॉल करती है। वही टीना जो अभी तक उसी पेड़ के नीचे बैठी थी, उसके आंखों के आंसू सूख चुके थे, उसकी हालत बहुत ही अस्त व्यस्त थी, वह सड़क पर सामने चल रहे हुए कार को देख रही थी।
अपने फोन की रिंग से टीना को होश आती है और वह चारों ओर देखते हुए अपने बैग से फोन निकालती है तो प्राची की कॉल थी। प्राची की कॉल देखकर टीना के आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं, पर फिर एक गहरी सांस छोड़कर प्राची के कॉल को रिसीव कर लेती है। एग्जाम कैसे हुई तेरी? उधर से प्राची ने पूछा। प्राची की बात सुनकर टीना की आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने प्रिंसिपल की बातें याद आ जाती है, पर फिर भी खुद को नॉर्मल करते हुए टीना कहती है, आपको तो पता है नादी कि आपकी टीनू टॉपर है, तो उसकी एग्जाम कैसी जा सकती है? उधर से प्राची मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ पता है, इस बार मेरी टीनू पूरे वर्ल्ड में टॉप करेगी और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, मुझे भी अच्छी। प्राची की बात सुनकर टीना, जो अब तक खुद को कंट्रोल कर रही थी, वह खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती। वह फोन को जल्दी से काट देती है और रोने लगती है। आई एम सॉरी दी, आपकी टीनू टॉप करना तो दूर एग्जाम तक नहीं दे पाए, अब आपकी टीनू कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। आई एम सॉरी दी। इतना कहते हुए टीना रोए जा रही थी, तभी फिर से प्राची की कॉल आती है। टीना कुछ देर अपनी आंखें बंद करके रखती है और खुद को कंट्रोल कर आंखें खोल कॉल रिसीव कर कहती है, सॉरी दी, वह गलती से कॉल कट गई, सॉरी। टीना की बात पर उधर से कुछ देर तो कुछ आवाज नहीं आती, पर फिर प्राची की आवाज आती है, टीनू तू ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? प्राची की बात पर टीना को और ज्यादा रोना आ रही थी। वह अपने मन में कहती है, कितने अच्छे से जानते हैं आप मुझे दी, पर मैं आपको ये कैसे कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। टीना बता क्या हुआ है प्लीज। उधर से प्राची की आवाज आई तो टीना अपने ख्याल से बाहर आती है और अपने साथ जो भी हुआ वह सब कुछ प्राची को कहने की डिसीजन लेती है। टीना कहने ही वाली थी, तभी अचानक उधर से रिद्धि की आवाज आती है, टीना तुझे एक गुड न्यूज़ देना है, जिसे सुनकर तू खुशी से झूम उठेगी, नाचने लगेगी। क्या गुड न्यूज? एक गहरी सांस छोड़ के टीना ने पूछा। तू मौसी बनने वाली है, रिद्धि और मिश्का ने एक साथ चिल्ला कर कहा। टीना को पहले तो उनकी बातें समझ नहीं आई, पर फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पर वह भी बहुए कहती है, सीरियसली तुम दोनों कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ? रिद्धि मुंह फुलाकर, प्रैंक करेंगे, और वह भी इस टॉपिक पर? अगर तुझे हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, प्राची से ही जान ले। इतना कहकर रिद्धि फोन को प्राची को दे देती है। दी क्या रिद्धि दी और मिश्का दी, सच कह रहे हैं आप? टीना के इतना कहते ही प्राची हाँ कहती है, जिसे सुनती टीना खुशी से कहती है, कांग्रेचुलेशन दी। हाँ कर, तू ये सब छोड़ और मुझे ये बता तुझे क्या हुआ है? क्या बात है? टीना के बात को काटते हुए प्राची ने पूछा। कैसे कहूँ दी, इतनी बड़ी खुशी आपके लाइफ में आई है, नहीं ये कहना ठीक नहीं होगा। अपने मन में इतना सोचकर टीना मुस्कुराकर बोली, दी मुझे क्या होगी? वह एग्जाम देकर आई हूँ ना, तो थोड़ी टायर्ड हूँ इसी वजह से, और मैं आपको यही कहने वाली थी कि मैं अभी रखती हूँ, बाद में कॉल करूँगी, ठीक है? ओके बाय। और हाँ, मेरे लिए गिफ्ट तैयार रखना, मासी बनी हूँ मैं, तो मुझे तो गिफ्ट मिलने ही चाहिए। इतना कहकर टीना कॉल कट कर देती है। टीना के कॉल कट करने के बाद प्राची अपने फ़ोन को देखने लगती है। उसे टीना का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगी थी। प्राची टीना के बारे में सोच ही रही थी, तभी रिद्धि और मिश्का प्राची को हिलाते हैं और उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। वही टीना अपनी आंखों से आंसू पहुँचती है और उठकर खड़ी होकर, नहीं मैं ऐसे अपने सपनों को नहीं छोड़ सकती, मैं ऐसे अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे पता करना होगा कौन है वह जिसने ये सब किया और क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं ऐसे ही किसी को अपनी लाइफ पर बात करने नहीं दे सकती। इतना सोचकर प्राची एक गहरी सांस छोड़ती है और खुद से कहती है, उसे शख्स के बारे में किसी को तो पता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं उसे बड़े आदमी जिसे मैं नाराज कर दिया उस तक पहुंच पाऊं। इतना सोचते हुए टीना को कुछ याद आती है, जिसे उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वह जल्दी से वहां से रोड के साइड में जाकर टैक्सी लेकर वहां से निकल जाती है। अरे यार, तुम दोनों मेरे रूम में ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह आना बंद करो। तुम दोनों को समझ नहीं आता कि तुम दोनों लड़के हो और मैं लड़की हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं चीफ को कह के तुम दोनों से अलग होकर कहीं और रह लूंगी। श्रेया गुस्से में पूरे हॉल को घूरती है जो हर तरफ से गंदा हुआ था, और उसके बीच सोफे में हर्षद और अंकित बेट वीडियो गेम खेल रहा था। हर्षद और अंकित सामने देखते हैं, जहां पर श्रेया अपने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में उन दोनों को ही देख रही थी। हर्षद और अंकित जल्दी से वीडियो गेम को ऑफ कर देती है और अपने बत्तीसी दिखाकर अंकित कहता है, श्रेया बेबी क्या हुआ, तुम टमाटर हुए क्यों पड़े हो? यू नो ना टमाटर कितने एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अब अगर तुम ऐसे ही टमाटर बन के रहोगे तो हम टमाटर की जगह तुम्हें ही पकाकर खा जाएंगे, खर्च भी बच जाएगा। इतना कहकर अंकित हंसने लगा। श्रेया गुस्से में अपने आसपास कुछ ढूंढने लगती है और एक फ्लावर वास को लेकर अंकित की तरफ फेंकती है, पर अंकित को बहलाता उससे पहले अंकित उसे पकड़ लेता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके श्रेया को देख, बच्चे की जान लेगी क्या? क्या कर रही है ये? अगर यह मुझे लग जाता तब तो मेरे होने वाले बच्चे होने से पहले ही अनाथ हो जाते। बकवास बंद कर, और यह सब क्या फैला कर रखा है? बाप का होटल समझा है क्या?
जो चाहे वह करेगा और मैं नौकर हूँ तुम दोनों की, हमेशा मैं ये सब साफ करती रहूंगी। कुछ देर के लिए मैं बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ने तो घर को डस्टबिन बनाकर रखा है। हर्षद श्रेया के पास जाते हुए, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ अंकित ने किया है, और प्लीज तू गुस्सा मत कर, अंकित के ऊपर वह सब कुछ साफ कर देगा, है ना अंकित। इतना कहकर हर्षद अपनी गर्दन को पीछे करके अंकित को देखता है जो उसे गुस्से में घूर रहा था। फिर अंकित श्रेया को देख, हर्षद झूठ कह रहा है, मैंने नहीं, हर्ष ने ये सब किया है, प्लीज तू मान जाना, चीफ को कुछ मत बता। वह दोनों एक दूसरे पर ब्लेम दे रहे थे जिससे परेशान होकर श्रेया चिल्लाती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, और मुझे पता है कि यह सब किसने किया है, तो अब चुपचाप मेरे फ्रेश होकर आने तक ये पूरा हॉल साफ होना चाहिए, नहीं तो आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर गुस्से में तमतमाए श्रेया वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है। श्रेया को जाते देख हर्षद और अंकित एक बार पूरे हॉल को देखती है और फिर एक दूसरे को देख छोटू सा मुंह बनाकर सब कुछ साफ करने लगती है। वही श्रेया अपने रूम में आकर किसी को कॉल करती है। श्रेया के कॉल करते ही उधर से कॉल रिसीव हो जाता है और कुछ कहता है जिसे सुन से श्रेया अपनी सिर हाँ मिलाते हुए, डोंट वरी आई मैनेज, और आज रात तक आपको वह मिल जाएगा। श्रेया की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है जिसे सुन श्रेया कॉल कट कर देती है और वहां से वॉशरूम की ओर चली जाती है। इस वक्त सिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। एक घर जो ज्यादा बड़ा नहीं पर बहुत ही खूबसूरत थी, उसके सामने एक टैक्सी रुकता है और उसमें से टीना बाहर आती है। टीना बाहर आकर एक नज़र सामने उस घर को देखती है और एक गहरी सांस छोड़कर उस घर के अंदर जाने को होती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। मैं टीना, आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, पहले भी 2-3 बार मैं प्रिंसिपल के घर में आ चुकी हूँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज़ अंकल जी, टीना उन दोनों गार्ड को देख बोली। टीना की बात सुनकर वह दोनों टीना को ध्यान से देखते हैं तो उनको याद आता है पहले भी 2-3 बार टीना यहाँ आ चुकी है, पर हर बार उसके साथ कुछ 2-3 लड़के लड़कियाँ और भी होते थे, पर आज टीना बिल्कुल अकेली थी। हाँ याद आया, तुम तो उस दिन भी आए थे और उससे पहले भी 2-3 बार आए थे, पर तुम्हारे साथ तो हमेशा कुछ लड़के लड़कियां होते हैं ना, तो आज तुम अकेले क्यों? एक गार्ड ने पूछा। टीना मुस्कुराकर, वह क्या है ना अंकल, मुझे प्रिंसिपल से कुछ नोट्स लेनी थी जो उनके पास है, वह मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं गई तो मैं वह ले नहीं पाई, मेरे फ्रेंड्स ने ले ली है इसलिए वह मेरे साथ नहीं आई। इतना कहकर तीन उन दोनों के चेहरे को ध्यान से देखने लगती है और पता करने की कोशिश करती है कि उन दोनों को उसकी बातों पर विश्वास हुआ भी कि नहीं। टीना की बात सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी सिर हाँ में हिलाकर टीना को अंदर जाने देते हैं। टीना जब अंदर जाती है तो उसे हाल में ही एक औरत मिलती है जिसने सलवार कमीज पहनी हुई थी। यह कोई और नहीं प्रिंसिपल की पत्नी थी। उनकी नज़र जब टीना पर पड़ी तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और वह उठकर टीना के पास आकर, अरे टीना बेटा, इतने दिनों बाद क्या बात है, और वह भी इतनी रात को, तुम आए, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं आंटी, वह क्या है ना, मुझे प्रिंसिपल से कुछ नोट्स लेने थे इसलिए मैं आई हूँ। कहाँ है सर? टीना ने मुस्कुराकर उनसे पूछा। टीना की बात सुनकर वह औरत भी मुस्कुराकर बोले, वह तो स्टडी रूम में है, रुको मैं तुम्हें उनके पास भेजती हूँ। इतना कहकर वह आसपास देखते हैं जहाँ पर कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे। वह एक सर्वेंट को बुलाने ही वाले थे तभी ऊपर से उनके बेटे चलते हुए आते हैं। राहुल, टीना को जरा स्टडी रूम कहाँ है दिखा दे, तेरे पापा से कुछ काम है इसे, उसे औरत ने अपने बेटे से कहा। राहुल, जो दिखने में काफी हैंडसम था, वह जब टीना का नाम सुनता है तो उसके आंखों में चमक आ जाता है और वह अपना सिर ऊपर करके देखता है तो वहां पर टीना खड़ी थी। टीना को देख वह पूरा एलईडी लाइट की तरह चमकने लगता है और जल्दी से टीना के पास आकर, हाय टीना, कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिले। वह दरअसल मेरी एग्जाम चल रही है ना, इसलिए मिलना नहीं होता, क्या तुम मुझे स्टडी रूम तक ले जाओगे प्लीज? टीना ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर ले। इतना कहते कहते राहुल का नजर अपने मॉम पर पड़ता है जो उसे ही घूर रहे थे, जिसे देख राहुल बात बदलते हुए, मॉम ने कहा है तो मैं जरूर तुम्हें ले जाऊंगा, मॉम की बात में कैसे टाल सकता हूँ, चलो चलो। इतना कहकर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर अपने मॉम को देखा है और आगे आगे चलने लगता है। टीना भी मुस्कुरा कर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। सिंघानिया मेंशन। दादा दादी का रूम। दादा दादी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर कुछ बात कर रहे थे तभी बाहर से प्राची की प्यारी सी आवाज आती है, दादाजी दादी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? प्राची के इतना कहते ही दादाजी कहते हैं, हाँ बहू अंदर आ जाओ। प्राची अंदर जाती है तो उसे माहौल कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि दादा और दादी दोनों ही उसे अजीब नजरों से देख रहे थे जो प्राची को काफी अजीब लगती है। दादाजी अपने पास प्राची को आने का इशारा करता है तो प्राची दादा के पास जाती है। प्राची के पास आते ही दादाजी उसे अपने पास बैठने को कहते हैं। प्राची दादाजी के पास बैठ जाती है। देखो बहू, तुम इस घर के बहू हो, तनिष्क की पत्नी, सिंघानिया मेंशन के लक्ष्मी रौनक हो तुम। क्या तुम मैं जो पूछूंगी उसकी सही सही आंसर दोगे? दादी ने प्राची को देख पूछा। हाँ, मैं गलत आंसर क्यों दूंगी दादी जी?
आप पूछिए ना, आपको क्या पूछना है, प्राची ने मुस्कुरा कर कहा। क्या तुम्हारे पेट में जो बच्चा बढ़ रहे हैं वो तनिष्क का है? क्योंकि तुम दोनों की शादी के दिन तो तनिष्क घर पर नहीं था और फिर अगले दिन तुम अपने मायके चले गए और जब तुम मायके से वापस आए तब तक तनिष्क यहाँ से कहीं अपने बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था और फिर जब तनिष्क आया तब तुम उसके रूम से दूसरे रूम में चले गए और फिर तुम हॉस्पिटल चले गए और जब तुम हॉस्पिटल से बाहर आए इतने दिनों तक तनिष्क यहाँ पर नहीं है, तो ये बच्चा तनिष्क का कैसे हो सकता है? दादी जी ने प्राची को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। दादी के इन सब बातों से और उनकी शक भरी नजरों को अपने ऊपर फिल करके प्राची की आंखें नम हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हो। प्राची अपनी आंखों में आंसू लिए दादाजी को देखते हैं तो उसे उनकी आंखों में भी अपने लिए शक दिखाई देती है, जिसे देख प्राची और ज्यादा टूट जाती है और उसकी हाथ अपने आप अपने पेट पर चली जाती है। उसकी हाथ कांप रहे थे। कैसा होगा तनिष्क का रिएक्शन जब उसे प्राची के प्रेग्नेंट होने के बाद पता चलेगा? क्या टीना पता कर पाएगी किसने उसके साथ यह सब किया? एपिसोड 37। सिद्धार्थ सिंघानिया गए हैं और यह बच्चा तनिष्क जी का नहीं है। अब आगे। प्राची बेड पर सो रही थी, तभी अचानक कोई उसकी हाथ पकड़ उसे बेड से खींचकर नीचे उतार देता है, जिस वजह से प्राची की नींद एक झटके में खुल जाती है और वह अपने चेहरे को ऊपर कर सामने देखती है तो सामने तनिष्क का गुस्से से लाल हुए चेहरा था। तनिष्क को इतने गुस्से में देख प्राची डर जाती है और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। वही तनिष्क का पकड़ प्राची के हाथ में और कस जाता है और वह अपने दांत पीसकर प्राची को खूद के करीब करके उससे पूछा, मैंने तुम्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए थे ना, तुमने वह क्यों नहीं ली? प्राची जी से अपने हाथ में दर्द हो रही थी। वह अपने हाथ को छुड़ाते हुए, माँ मैं भूल गई थी, पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये बच्चा तो हमारी ही। तनिष्क गुस्से में प्राची को खुद से दूर ढाकेल, मैं कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हें अच्छे से पता है मैं शनाया से प्यार करता हूँ। और तेज आवाज में चिल्लाकर, मैं इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझे? तुम कभी मेरे बच्चे के माँ नहीं बन पाओगे। तनिष्क की बात सुनकर प्राची रोते हुए नीचे बैठ जाती है। तभी प्राची बेड पर उठ बैठती है। वह पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। वह अपने दिल पर हाथ रखती है और खुद से कहती है, इसका मतलब वह बस मेरी सपना थी, पर अगर यह सच हुआ तो? इतना सोचकर प्राची उदास हो गई थी, पर फिर अपने पेट पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, डोंट वरी बेबी, अगर तुम्हारे डैड तुम्हें एक्सेप्ट ना भी करे ना तो भी तुम्हारी मम्मा है ना, तुम्हारी मम्मा तुम्हें अकेली पशही बड़ी करेगी। तुम्हारी मम्मा को तुम्हें बड़ा करने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए। प्राची काफी देर तक अपने पेट पर हाथ रखकर बातें करती है और फिर बातें करते करते ही उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अंडरस्को सुबह का वक्त। रेड मून होटल। एक रूम में टीना बैठी थी। रात को ही टीना को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से टीना एक 5 स्टार होटल में रूम लेकर रह रही थी। टीना जो पूरी रात सोई नहीं थी, अभी भी वह अपने सोफे पर बैठकर कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। कौन है ये सिद्धार्थ सिंघानिया? क्या दुश्मनी है इसका मुझसे? इसने मेरे साथ इतना सब क्यों किया? अब तो मेरी बैंक बैलेंस भी खत्म होने को है। जो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी वह भी चली गई। कैसे पता करूं कौन है वह अगर मिले तो मैं उसे जान से मार दूंगी। टीना ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है तो टीना अपने ख्याल से बाहर आती है और जल्दी से जाकर डोर ओपन करती है तो सामने प्रिया थी। प्रिया को देखते ही टीना उसे जल्दी से हक कर लेती है। टीन भी उसे हक करके अंदर आती है। टीना और प्रिया सोफे पर बैठे थे कि टीना प्रिया को सब कुछ बता दिया था कल से उसके साथ क्या क्या हो रही है, जिसे सुनकर प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे पता थी टीना अपने सपने से कितना प्यार करती है। उसकी सपना ही यह है कि वह एक अच्छी डॉक्टर बने। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि यह सिद्धार्थ सिंघानिया है कौन? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? मुझे उनसे पूछना है उन्होंने मेरे से ये सब क्यों किया। मैं तो उनको जानती तक नहीं, मैं पहली बार उनका नाम सुन रही हूँ। टीना ने परेशान होकर सोफे से उठाते हुए कहा। प्रिया कुछ सोच के अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है और टीना को कहती है, टीना तू चुपचाप बैठ और तेरे पास फ़ोन किस लिए है? तू इंडिया में रहती भी है। सिद्धार्थ सिंघानिया तेरे ही जीजू का रायबेल है। रायबेल कंपनी मतलब तेरी जीजू जितना पावरफुल है वह भी उतना सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड का टॉप बिजनेसमैन सिद्धार्थ सिंघानिया जो लड़कियों से दूर रहता है, इसलिए सभी को ये लगता है कि वह गए हैं, क्योंकि उसका जो असिस्टेंट है वह भी लड़कियों से दूर रहता है। और मुझे भी लगता है शायद उन दोनों का कोई चक्कर हो। बंदा देखने में काफ़ी हैंडसम है, पर इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा है अगर बह गए हैं तो? प्रिया की इतनी सारी बातों को सुनकर टीना को कुछ समझ नहीं आती। वह पीछे पलट के प्रिया को देखती है जो अपने फ़ोन में देखते हुए कह रही थी। टीना जल्दी से आकर प्रिया के पास बैठ जाती है और उससे फ़ोन छीनकर उसमें देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। काका क्या ये है सिद्धार्थ सिंघानिया है? लेकिन ये तुझे कैसे पता? और इनकी फ़ोटो तेरे फ़ोन में कैसे आए? टीना ने उसे फ़ोटो को देखते हुए कहा। टीना की बात सुनकर प्रिया टीना के सिर पर चपत लगती है और कहती है,
गधी अच्छे से देख, ये गूगल है और यहाँ पर मैंने सर्च की है तो इनकी तो सारी जन्म कुंडली आ गई। शायद सब आए भी नहीं हो, पर जितना भी आए हैं इतने में काम बन जाएगा। पर तू ऐसे क्यों कह रही है? जानती है क्या इसे? टीना छोटू सा चेहरा लेकर प्रिया को देखती है और कहती है, तुझे मैंने कहा था ना उस दिन उस घर में उसी लड़के के बारे में, वही यही है। टीना की बात सुनकर प्रिया अपने सिर पर मारकर कहती है, इसका मतलब इसी वजह से वह तेरे साथ ये सब कर रहा है? तो अब क्या करना चाहिए हमें? फिर से उसके घर जाना चाहिए? चल बताना तो पड़ेगा उससे, हम तो बस उसके घर में ही गए थे ना, और वह पेपर में क्या ही है उसमें? वह तो अभी भी तेरे पास है, तूने ले ली थी ना उस डस्टबिन से, उसके मुंह पर फेंकना। प्रिया की बात सुनकर टीना कुछ कहती कि तभी उसके फ़ोन बजने लगती है, तो टीना अपने फ़ोन में देखती है जहां पर रॉन्ग नंबर शो हो रही थी। कुछ सोचकर टीना कॉल रिसीव करती है और उधर की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी से कहती है, ओके सर, मैं सुबह के 10 बजे तक आ जाऊंगी। बात सुनकर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन टीना अपनी सिर ना में हिलाते हुए, नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके सर, थैंक यू सर। टीना के इतना कहते ही उधर से कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होते ही प्रिया, जो टीना को भी गौर से देख रही थी, टीना उसके गले लगकर कहती है, कल मैंने रात को एक कंपनी में अप्लाई किया था और उन्होंने आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। टीना की बात सुनकर प्रिया भी खुश हो जाती है और कहती है, ऑल द बेस्ट, मुझे पता है मेरी बेस्टी चुटकी में ये जब अपने नाम कर लेगी। अब तू यहाँ पर बैठी मत रहे और जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरी हेल्प करती हूँ, मैं तेरी बैग पैक कर देता हूँ, सारी डॉक्यूमेंट मैं बैग में भर देती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी जा, भाग। इतना कहते हुए प्रिया टीना को धकेलते हुए वॉशरूम की ओर भेजता है। टीना भी मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली जाती है। _ सिंघानिया मेंशन। सभी हॉल में बैठे थे और बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। सभी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थी। जहां रुक्मणी जी, मिश्का, रिद्धि, शौर्य खुश था, वही दादा दादी काफी सीरियस थे। आलोक जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ डोर की तरफ देख रहे थे। वही प्राची थोड़ी घबराई सी लग रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सामने टीवी ऑन था। शौर्य चैनल चेंज करता है तो एक न्यूज़ में दिखा रहा था, 62 लोगों को बेरहमी से मरा गया। हालत देख किसी का भी रूह कांप जाए। किसने किया ये सब? ये हम सब जानते हैं, एक्स और मैक्स, ये दो नाम जिससे हर कोई कांपता है। कौन है ये दोनों? किसी को नहीं पता। क्या ये कोई माफिया है? डॉन है? क्या है? किसी को नहीं पता, क्योंकि यह लोग बहुत बड़े माफिया हैं। ये दोनों बस खुद अंडरवर्ल्ड के दुनिया में राज करना चाहता है, इसी वजह से इतने बेरहम से इतनी मासूमों की जान लेता है। हमारी पुलिस को क्या हुआ? क्यों वह उन दोनों को नहीं पकड़ रहे हैं? क्यों इतने मासूम की जान ली जा रही है? और हमारे पुलिस मिनिस्टर सभी बस देख रहे हैं। क्या ऐसे ही वह और भी मासूमों की जान लेती रहेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? इससे पहले भी कई बार एक्वब और मैक्स में न जाने कितनी ही जाने ली, पर फिर भी उनके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों पुलिस चुप है? क्या उनके लिए आम जनता की जान कोई मायने नहीं रखता? इस न्यूज़ को सुनते ही सभी की नज़र टीवी पर जाता है। प्राची टीवी को देख घृणा से कहती है, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। कितने बेरहम होते हैं यह, अपने फायदे के लिए कितने लोगों की जान लेते हैं। यहाँ हम डॉक्टर एक जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और ये लोग किसी चींटी की तरह लोगों को मारता है। छी, घृणा आती है मुझे ऐसे लोगों से। प्राची की बातें सुनकर सभी प्राची को देखते हैं। रुक्मणी जी कहते हैं, बेटा देखो, हमें अच्छे से पता नहीं है कि क्या वह लोग सच में माफिया है या नहीं, और जब भी वह लोग किसी को मारते हैं ना, तभी कुछ अच्छा भी होता है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, इतने सारे, ये सभी स्मगलर हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं और ऐसे लोगों को मारना ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई गलत है कि एक्स और मैक्स ने उन दोनों को मार दिया। और यह न्यूज़ वाले ये तो बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मॉम, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है एक जान कितने कीमती होती है। जब भी ऑपरेशन के लिए जाती हूँ, पेशेंट की सीरियस कंडीशन हो और बाहर उस पेशेंट के फैमिली वाले रोते हैं ना, वह देखकर ही दिल दहल जाती है। बस यही सोचती हूँ किसी भी तरह मुझे इस पेशेंट की जान बचाना है। और यहाँ पर तो इतने लोगों को मारा है, उन्होंने ना जाने कितनी माँ अपने बच्चों को खोया होगा। प्राची की बात सुनकर सभी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि चाहे बच्चा जैसा भी हो, पर उसके गुजर जाने से एक माँ के ऊपर जो बीतता है वह बस एक माँ ही समझ सकती है। रुक्मिणी जी की आंखें नम हो जाती हैं, उनको कुछ याद आ गई थी। सभी बात कर ही रहे थे, तभी में डोर से तनिष्क चलते हुए आता है। तनिष्क को देखते ही सभी एक साथ तनिष्क को देखने लगते हैं। तभी उनको तनिष्क के पीछे एक लड़की भी दिखती है, जिसने एक मैरून कलर की गाउन कैरी की हुई थी, जिनमें वह काफी सुंदर लग रही थी। यह कोई और नहीं, शनाया थी। तनिष्क के साथ शनाया को देख सभी चौंक जाते हैं, साथ में प्राची भी, क्योंकि तनिष्क ने शनाया को कभी भी घर पर नहीं लाया था। कोई कुछ कहता उससे पहले तनिष्क कहता है, आज से शनाया इसी घर में रहेगी। तनिष्क की बात सुनकर सभी हैरानी से तनिष्क को देख रहे थे। कुछ देर सब तनिष्क को देखते हैं, फिर सभी की नज़र प्राची पर जाना है, जिसकी आंखें नम हो गई थी। किसी को कुछ न कहते देख तनिष्क फिर से कहता है,
शनाया प्रेग्नेंट है और वह अकेली रहती है तो वह खुद की ख्याल नहीं रखा सकती, इसी वजह से मैं उसे यहाँ ले आया। इतना कहकर तनिष्क अपने तिरछी आंखों से प्राची को देखता है जो अपनी नज़र झुकाकर बैठी थी, पर उसके आंखों में आंसू देखा जा सकता था। वही तनिष्क की बात सुनकर सभी जैसे शौक में ही चले गए थे। रुक्मणी जी की आंखें भी नम हो गई थी। सभी कभी तनिष्क और शनाया को तो कभी प्राची को देख रहे थे। दादा दादी के चेहरे पर स्माइल थी, वो दोनों प्यार से शनाया को देख रहे थे। दादी कुछ कहने ही वाले थे, तभी शौर्य सामने आके बोला, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं प्राची के साथ? ये लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आपकी शादी प्राची से हुई है और प्राची प्रेग्नेंट है। शौर्य की बात सुनकर तनिष्क के चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिखने लगता है और वह चिल्लाकर कहता है, व्हाट? इतना कहते हुए तनिष्क प्राची को देखता है जो अपने सिर झुकाए बैठी थी। इसका मतलब मैंने जो बर्थ कंट्रोल पिल्स प्राची को दिया था वह उसने नहीं लिया। इतना अपने मन में सोचकर तनिष्क प्राची को घूरने लगता है। वही तनिष्क के ऐसे रिएक्ट करने से दादा दादी की शक अब यकीन में बदल जाता है। उनको यकीन हो जाता है कि यह बच्चा तनिष्क का नहीं है, जिससे वह दोनों ही गुस्से में प्राची को देखते हैं। प्राची जो अपनी नज़र नीचे की हुई थी, उससे अपने ऊपर सभी की नज़र घूरते फील हो रही थी, जो उसे कांटे की तरह चुप रही थी। इसका मतलब मैं ही सही हूँ, ये बच्चा तनिष्क का है ही नहीं। दादी सबको देख बोले, आप क्या कह रहे हैं दादी? प्राची मिश्का और कुछ कहती कि उसे रोककर दादाजी बोले, तुम्हारी दादी जी सही कह रहे हैं, हमें पहले से शक था और आज हमारा शक यकीन में बदल गया। अब तुम हमसे सवाल ना करके अपनी भाभी से सवाल करो कि यह बच्चा किसका है। दादाजी गुस्से में प्राची को देखते हुए मिश्का से बोले, क्या प्राची प्रेग्नेंट है? तनिष्क क्या तुम्हारे और प्राची के बीच कोई रिलेशन है? शनाया जो अब तक सब कुछ सुन रही थी, वह सब के बीच में आकर रोते हुए कभी प्राची तो कभी तनिष्क को देख बोले। शनाया की बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले प्राची जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, बहुत खड़ी होती है और शनाया को देख मुस्कुरा कर कहती है, डोंट वरी शनाया, ये बच्चा तनिष्क जी का नहीं है। तनिष्क जी ने तुम्हें धोखा नहीं किया, वह तुमसे ही प्यार करते हैं और चिंता मत करो, इस बच्चे की जिम्मेदारी तनिष्क जी को नहीं उठाना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे को खुद बड़ी कर सकती हूँ। शनाया जिसे पता थी कि प्राची यही कहने वाली है, क्योंकि वह जानती थी प्राची की नेचर कैसी है, उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ जाती है, पर वह अपने स्माइल को छुपा लेती है। प्राची की बात सुनकर सभी को जैसे झटका सा लग गई। सभी हैरानी से सब प्राची को देख रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान रुक्मणी जी, रिद्धि, शौर्य और मिश्का था। वही प्राची की बात सुनकर तनिष्क का हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे नहीं लगा था कि प्राची यह कहेगी, पर प्राची की बात सुनकर तनिष्क का गुस्सा भी आ रहा था। वह गुस्से में प्राची को घर रहा था, जैसे अभी उसे मार के खा जाएगा। बच्चा तनिष्क का नहीं है तो किसका है? तुम तनिष्क को धोखा दे रहे थे, तुम्हारे साथ तनिष्क का शादी हो गया है। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की सोची थी, पर तुम तो इतने गिरे हुए निकले। तुम्हारे पति तुम्हें प्यार नहीं करता, इसलिए तुम किसी और के पास। शनाया के बात खत्म होने से पहले रिद्धि आगे आकर कहती है, शनाया प्लीज तुम ये धोखे की बात तो ना ही करो। एक तो तुम तनिष्क भैया की मिस्ट्रेस बनकर घूम रहे हो, उनकी शादी हो गई जानने के बाद भी तुम उनको नहीं छोड़ रहे हो, और अब तुम प्रेग्नेंट हो के आ गई। सच बात बताओ, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो या फिर बस घर तोड़ने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो? तुम्हें तो बस वही अच्छे से आती है ना? रिद्धि की बात सुनकर शनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, पर वह उसे कुछ नहीं कहती और अपने सिर झुका लेती है, जिसे देख दादी रिद्धि को डांटते हुए, रिद्धि कैसे बात कर रहे हो तुम? वह तुमसे बड़े हैं ना, बड़ों से ऐसे बात करते हैं, और वह अभी प्रेग्नेंट है, उससे ऐसी बातें मत कहा करो। दादी प्रेग्नेंट तो हमारी प्राची भी है ना, पर देखिए प्राची को आप दादाजी जो यहाँ पर सबसे बड़े हैं वही ऐसी बातें कर रहे हैं, उसकी ऐसी हालत में। मिश्का ने दादा दादी को देख कहा, मिश्का ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? तुम अपने संस्कारों को भूल गए हो? आलोक जी मिश्का को देख बोले तो मिश्का अपनी सिर झुका लेती है। अब तुम क्या कहोगे रुक्मिणी? तुमने खुद पसंद किया ना इस लड़की को हमारे तनिष्क के लिए, अब देख रहे हो ये लड़की ना जाने कहाँ पर मुंह काला करके आई है, हमारे पोते को धोखा दे रही है। ये लड़की और किसी और का पाप मैं अपने पोते के सिर पर लगने नहीं दूंगा। दादी की बात सुनकर रुक्मणी जी कुछ नहीं कहते, वह एक नज़र प्राची को देखते हैं जो उनको ही देख रही थी। रुक्मणी जी को यह विश्वास था कि प्राची कभी भी उनको या तनिष्क को धोखा नहीं दे सकती। उनको अच्छे से पता थी यह बच्चा तनिष्क का ही है, पर उनको समझ नहीं आ रही थी प्राची ने ये क्यों कहा। वह प्राची से अकेले में बात करना चाहते थे, जिस वजह से वह अभी चुप रहे। दादी मैंने कहा ना, मैं अपने बच्चे को खुद बड़ी करूंगी, मेरे बच्चे की मम्मी पापा दोनों में ही बनूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, तनिष्क जी की नाम मैं अपने बच्चों के साथ नहीं जोड़ूंगी, उनका नाम शनाया जी के साथ ही जुड़ेगी, जैसे अब तक जुड़ती आई है। प्राची की बात सुनकर सभी प्राची को देखने लगते हैं। वही तनिष्क का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वह अपनी हाथों की मुट्ठी भिज लेता है, पर वह अपने चेहरे पर अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर रहा था। वही तनिष्क से उल्टा शनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, क्योंकि वह जो सोच रही थी वही हो रही थी।
नहीं प्राची, हम इतने बुरे नहीं हैं, तुम अपने बच्चों को अकेले क्यों पालोगे? तुम हमें बताओ इस बच्चे का फादर कौन है? हम उनके पास तुम्हें ले जाएंगे, शायद तुम उससे प्यार करते हो तो तुम और तनिष्क डाइवोर्स ले लो, मैं और तनिष्क शादी कर लेंगे और तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेना। शनाया ने प्राची के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख कहा, थैंक यू शनाया जी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, पर मेरे बच्चे के लिए मैं काफ़ी हूँ। और एक बात, मैं तनिष्क जी को डाइवोर्स नहीं दूंगी। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप यहाँ से चले जाओ, तनिष्क जी के लाइफ से चले जाओ, आप रहो तनिष्क जी के लाइफ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी मैं तनिष्क जी को डाइवोर्स नहीं दूंगी। सभी को देख मुझे माफ़ करना, अगर आप लोग चाहे तो अभी मैं इस घर से निकल जाऊंगी। प्राची की बात सुनकर आलोक जी प्राची के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ रख, मुझे पता है बेटा, तुम कभी गलत नहीं हो सकते, ये बच्चा जिसका भी हो, तुम हमें उसका नाम बताना नहीं चाहते, हमें कोई दुख नहीं है, हम इस बच्चे को सिंघानिया फैमिली के नाम। नहीं डैड, मेरी बेबी सिंघानिया फैमिली की नाम नहीं लेगी। मैं अभी कमरे में जाती हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं चली जाऊंगी इस घर से। प्राची आलोक जी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली। प्राची के उस स्माइल में एक कटाक्ष थी जो तनिष्क को छोड़ किसी को भी समझ नहीं आया। सीढ़ियों से चलते हुए प्राची ऊपर रूम की ओर चली गई। प्राची के जाने के बाद शौर्य शनाया और तनिष्क को देख, भाई आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ना वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन, पर अफसोस आप रियल डायमंड को नहीं पहचान पाए। प्राची तो क्या, अगर गॉड खुद भी आकर यह कहना कि प्राची के पेट में जो बच्चा है वह किसी और का है तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि यह बच्चा आपका ही है। और हाँ भाई, एक बार टेस्ट कर लेना कि यह बच्चा जो शनाया के पेट में है वह आपका ही है कि नहीं। मुझे प्राची पे तो पूरा भरोसा है, पर इस लड़की पर जरा भी नहीं। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। शौर्य के जाते ही रिद्धि और मिश्का भी आगे आती है और मिश्का कहती है, मैं भी शौर्य भाई के साथ हूँ। प्राची कैसी है यह मुझे अच्छे से पता है, उसने बस ये बात इसलिए कही ताकि यह घटिया लड़की आपको ना छोड़ दे, क्योंकि आप इस लड़की से प्यार करते हैं। पर प्राची ने अभी जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। हाँ, उसने ये गलत किया कि उसने झूठ कहा कि यह आपका बच्चा नहीं है। और एक बात भैया, ये लड़की आपसे प्यार नहीं करती है, आपके पैसों से करती है। अभी आपको मेरी बात शायद झूठ लगे, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मेरी बातें सच लगेगी, आपको समझ आएगा सच क्या है झूठ क्या है। रिद्धि शनाया को देख, शनाया मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, ये जो तुम अच्छे बनने का ढोंग करते हो ना, यह मत करो, बहुत नकली लगती है, पर मुझे पता है ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर भैया को तुम्हारे असली चेहरे के बारे में पता चल जाएगा तब वह तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारे जो महंगे महंगे सपने हैं वह भी फुलफिल नहीं होगी, है ना चीप लड़की। इतना कहकर रिद्धि वहां से चली जाती है। सबकी बातें सुनकर शनाया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। गुस्से में उसकी पूरा चेहरा लाल हो जाती है, पर वह किसी को कुछ नहीं कहती और अपनी आंखों में नकली आंसू लाए पीछे पलट तनिष्क को देख, तनिष्क इस घर में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं अबॉर्शन करा लूंगी। ऐसी बातें दोबारा मत करना, तुम्हारे कोख में हमारे तनिष्क का अंश बढ़ रहा है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। दादाजी शनाया को देख बोले। दादाजी की बात सुनकर शनाया कुछ कहती उससे पहले दादी उसे रोककर, और कुछ नहीं कहना, मेड तुम्हें तुम्हारे रूम तक पहुंचा देगी, तुम अब से यही रहोगे, हम अपने परपोते के जान पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दादी की बात सुनकर शनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। आलोक जी और रुक्मिणी जी वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। तनिष्क भी किसी को कुछ भी ना बोलकर चुपचाप वहां से ऊपर अपने रूम की ओर चला जाता है। तनिष्क को ऐसे जाते देख शनाया की गुस्सा और बढ़ जाती है, पर वह अपने चेहरे पर अपने गुस्से को जाहिर नहीं करती और अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाकर दादा दादी को जाकर प्रणाम करती है। क्या टीना को जॉब मिलेगी? क्या शनाया के पेट में सच में तनिष्क का बच्चा है? क्या मोड़ लगी तनिष्क और प्राची की जिंदगी? एपिसोड 38 कल अपनी अबॉर्शन करा लेना। अब आगे। टीना एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में द इंडस्ट्री लिखा था। बिल्डिंग को एक नज़र देख टीना एक गहरी सांस छोड़ती है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक स्माइल लेकर अंदर चली जाती है। एक्सक्यूज मी सर, मैं टीना गुप्ता, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। टीना रिसेप्शन में जाकर वहाँ बैठे लड़के से कहती है। वह लड़का जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था अपना सिर उठाकर टीना को देखता है तो टीना की खूबसूरती देख कुछ देर तो वह उसे देखता ही रह जाता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, मैम आप यहाँ से 35 फ्लोर पर चले जाए, वहाँ पर जाकर राइट साइड में 3rd केबिन जो है वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं। थैंक यू सर, टीना मुस्कुराकर कहती है और फिर वहाँ से लिफ्ट की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद टीना इंटरव्यू के वहां बैठी थी। उसके सामने 2 आदमी बैठे थे जिनका उम्र 40 के करीब होगा। वह दोनों टीना को ध्यान से देख रहे थे, जिसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, वह काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंट मिस गुप्ता, पर यह आपके ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एक आदमी ने कहा। यह मेरी कॉन्फिडेंट है सर, हाँ मैंने कभी ऐसे किसी कंपनी में काम नहीं
की है और ना मैं बिजनेस मैनेजमेंट लेकर पढ़ी हूँ। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, बट मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास तो है कि मैं जो भी काम करूँगी वह काम अच्छे से और मन लगाकर करूँगी, और जो काम मन लगाकर करते हैं वह काम कभी गलत नहीं होता। टीना ने मुस्कुराकर उन दोनों को देख कहा। टीना की बातें सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना सिर हम हिलाते हैं। उन दोनों को ही टीना की बातें काफ़ी पसंद आई थी। कुछ देर बाद टीना बाहर आती है। इस वक्त टीना के चेहरे पर एक चमक थी क्योंकि उसकी इंटरव्यू बहुत ही अच्छी गई थी। टीना कंपनी से बाहर निकलती है कि तभी उसके सामने एक कार आ जाता है, जिससे टीना टकराते टकराते बची, पर ऐसा होने के बाद भी वह कार नहीं रुकता और सीधा ऑफिस के अंदर चला जाता है। वह कार काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। टीना पीछे से गुस्से में उस कार को देखते हुए, कैसे बदतमीज लोग हैं, एक तो अभी मुझे टक्कर मारने वाला था, ऊपर से सॉरी भी नहीं कहा। सॉरी कहना तो दूर, कार को रोका भी नहीं। यह अमीर लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं? पता नहीं कौन घमंडी है। जो भी हो, मुझे क्या, मैं क्यों सोच रही हूँ, बस ये जॉब मुझे मिल जाए। ऊपर देख अपनी हाथ जोड़कर, प्लीज़ महादेव अभी आपके हाथ में सब है, ये जॉब मुझे दिला दीजिए प्लीज़। और हाँ, वह खड़ूस चमगादड़, उसे भी सबक सिखाना है, आप उसमें भी मेरी हेल्प करना, और मुझे अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ रहना। इतना कहकर टीना अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वहाँ से निकाल के टैक्सी लेकर होटल की ओर चली जाती है। अंडस्को प्राची इस वक्त खिड़की के पास खड़ी होकर सामने गार्डन को देख रही थी। वह तनिष्क के रूम से निकल के फिर से अपने पुराने वाले रूम में आ गई थी। प्राची की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रही थी। उसकी एक हाथ पेट में थी। ऐसे अकेले रोने से सब ठीक हो जाएगी। तुमने झूठ क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों कहा प्राची कि ये बच्चा तनिष्क का नहीं है? और तुम ऐसे शनाया को इस घर में अलाउ कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ये हक है कि तुम उस शनाया को धक्के मार के इस घर के निकाल दो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उल्टा तुमने खुद को सबके सामने इतना बुरा बना दिया क्यों? प्राची को अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जो रुक्मणी जी की थी। प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुँच के पीछे देखी है और रुक्मणी जी को देख हल्का मुस्कुराकर बोली, आप यहाँ? और आप ये सब क्या कह रहे हैं? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? आप भी तो जानते हैं ना, शादी के बाद मैं और तनिष्क जी कभी एक साथ नहीं रहे, तो ये बच्चा तनिष्क जी की कैसे हो सकता है? प्राची की बातों से प्राची की नाराजगी और उसकी दर्द साफ झलक रहा था। रुक्मणी जी अपनी नज़र झुका लेती है और प्राची के पास आकर, मुझे माफ़ कर दो बेटा, सभी तुम्हें गलत समझ रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझ रही, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कैसे? क्या? मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम कभी भी तनिष्क को धोखा नहीं दे सकते और ना मुझे दे सकते हो। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची अपनी आंखों में आंसू लिए उनको देखते हैं और फिर रोते हुए उनको हक कर लेती है। रुक्मणी जी भी प्राची को हक कर लेते हैं। वह दोनों ही एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही शांत होते हैं। रुक्मणी जी प्राची को देख, प्राची यह सब हुआ और तुम ऐसे शांत कैसे थे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो किया वह गलत है। नहीं मॉम, मैंने जो किया वह सही है। मुझे पहले से अंदाजा था कि शायद तनिष्क जी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर यह अंदाजा नहीं थी कि शनाया जी भी प्रेग्नेंट है और तनिष्क जी शनाया जी से प्यार करते हैं। ये जाहिर सी बात है कि वह जिससे प्यार करते हैं वह उनकी बच्चे को भी एक्सेप्ट करेंगे। मैं अपने बच्चे को इस खींचातानी में नहीं लाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वह किसी भी खींचातानी में बड़े हो, इसीलिए मैंने ये किया। बस मेरी बेबी है, बस और कुछ नहीं। 1 साल बाद मैं तनिष्क जी को डाइवर्स दे दूंगी और फिर वह शनाया जी से शादी कर सकते हैं। प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी कुछ कहते उससे पहले प्राची बोली, नहीं मॉम प्लीज़, अभी आप मुझे कुछ मत कहिए। पहले मैं अकेली थी इसलिए मैंने आपकी बात मानी थी, पर अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं तनिष्क जी को ना सही पर उनके अंश को लेकर जीना चाहती हूँ। वह खुश रहे अपनी लाइफ में और आप शायद गलत है। शनाया जी बुरी लड़की नहीं है, इतने बड़े बिजनेसमैन है, वह किसी बुरे लड़की को अपने लाइफ पार्टनर नहीं चुनेंगे। प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी लाचारी से उसे देखते हैं तो प्राची हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखों में आंसू थी। प्राची को ऐसे देख रुक्मणी जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों के कोने से आंसू गिर जाते हैं। अंडस्को वही शनाया के रूम में। शनाया अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। टहलते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं शनाया, तुझे कुछ तो कहनी होगी, कुछ ऐसा जिससे प्राची खुद तनिष्क के लाइफ से चली जाए या फिर तनिष्क उसे अपनी लाइफ से किक मार के बाहर निकाल दे। पर मैं ऐसा क्या करूं कि तनिष्क खुद उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे? और यह बेबी किसका है? तनिष्क का जैसा रिएक्शन था, आई डोंट थिंक ये बेबी तनिष्क का है। और तनिष्क मुझसे प्यार करता है तो उसका बच्चा प्राची की टामी में कैसे आएगा? इतने सालों से रिलेशन में रहने के बाद भी वह मेरे करीब नहीं आया, मतलब प्राची रानी कहीं और गुड़ खिलाकर आई है। मुझे उसके बारे में पता करना होगा जिसके साथ प्राची का अफेयर है। उसके बाद मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि तनिष्क खुद किक मार के प्राची को अपनी लाइफ से आउट कर देगा। अपने चेहरे डेविल स्माइल लाकर, प्राची आउट शनाया इन। इतना कहकर शनाया जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए शनाया अपने पेट में हाथ रखती है और कहती है, क्या प्लान बनाया मैंने?
पहले तो मुझे लगा था कि तनिष्क मेरा साथ नहीं देगा, पर तनिष्क उस लड़की से इतना नफरत करता है कि उसने मेरे सारे प्लान में मेरी साथ दिया, पर मुझे उसके आंखों में प्राची के लिए नफरत क्यों नहीं दिखता? अगर नफरत नहीं करता तो मेरे प्लान में मेरा साथ क्यों देता? तनिष्क भी चाहता है कि वह लड़की उसके लाइफ से दूर चले जाए। चेहरे पर कातिल स्माइल लाकर तनिष्क, बेबी डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा रीजन मिलने वाला है जिससे तुम चुटकी में प्राची को अपनी लाइफ से निकाल सकते हो, पर सॉरी, इस प्लान के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इतना कहने के बाद शनाया की हंसी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। रात का वक्त। प्राची जिसे नींद नहीं आ रही थी, प्राची ने अपनी डिनर रूम में ही कर ली थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी और एकटक आसमान में चांद को देख रही थी। आसमान में चांद को देखते हुए प्राची की आंखों के कोने से लगातार आंसू गिर रहे थे। प्राची अपने आंखों से आंसू पहुंचकर चांद को देखकर, कितने खूबसूरत हो ना तुम में भी दाग है, लेकिन देखो तुम में दाग होने के बाद भी सभी तुमसे इतना प्यार करते हैं। सभी तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हें हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि तुम चांद जो हो। अगर हमारी लाइफ भी तुम्हारी जैसे होता तो कितना अच्छा होता, पर यहाँ पर तो दाग ना लगने पर भी दाग लगा दिया जाता है और इस बात को लेकर जीना मुश्किल हो जाता है, जीना हराम कर देते हैं। सब लड़कियों की गलती कोई और करता है, उसकी सजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। लड़कियों की किस्मत भी क्या है? हम इतने आगे बढ़ गए पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए। इतना कहकर प्राची अपनी सर झुका लेती है। उसके चेहरे पर एक व्यंग भरे मुस्कान आ जाती है। प्राची मुस्कुरा ही रही थी, तभी उसके रूम की डोर नोक होती है। प्राची पीछे पलट अपनी आंखों से आंसू पहुंच खुद को नॉर्मल करती है और खुद से कहती है, अभी रात के 11 बजे बज रहे हैं, इतनी रात को कौन आया होगा? कुछ सोचकर, क्या मिश्का या फिर रिद्धि आए हैं? वह दोनों ही है, ये दोनों भी ना। ये सब बरबराते हुए प्राची डोर के पास पहुंच जाती है और जैसे ही डोर को खोलती है तो सामने खड़े शख्स को देख वह घबरा जाती है और फिर से डोर को बंद करने लगती है। प्राची के सामने तनिष्क खड़ा था, जो प्राची को ही देख रहा था, और जैसे ही प्राची डोर को बंद करने लगा तो तनिष्क अपने पैर को आगे कर देता है, जिस वजह से प्राची डोर बंद नहीं कर पाती। डोर बंद न कर पाने की वजह से प्राची डोर से दूर है जाती है और तनिष्क को देखने लगती है। तनिष्क डोर को ओपन करके अंदर आ जाता है और प्राची को घूरने लगता है। आप इस रूम में क्या कर रहे हैं? वह भी इतनी रात को? प्राची ने तनिष्क को देख कहा। प्राची के बातों का तनिष्क कोई जवाब नहीं देता और अपने कदम प्राची की ओर बढ़ाने लगता है। तनिष्क को ऐसा करते देख प्राची अपने कदम पीछे लेने लगती है और कहती है, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? प्लीज़ वहीं रुक जाए, प्लीज़ तनिष्क जी, बहुत रात हो गई है, प्लीज़ आप अपने रूम में जाए। प्राची की कोई भी बातों का तनिष्क पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, जिससे प्राची और घबराने लगी थी। उसकी हाथ अपने पेट में चली जाती है और वह फिर से कहती है, प्लीज़ तनिष्क जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैंने शनाया को भी कुछ गलत नहीं कहा, आप दोनों के लिए मैंने रूम भी छोड़ दिया, तो आप क्यों यहाँ आए हैं? प्लीज़ चले जाए, शनाया आपकी वेट कर रही। प्राची के और कुछ कहने से पहले तनिष्क उसके पास आ जाता है और प्राची की कमर को पकड़ उसे खुद से चिपका लेता है। तनिष्क ने ये काफ़ी फुर्ती से किया था, जिस वजह से प्राची को संभालने का मौका ही नहीं मिला और ऐसे अचानक तनिष्क से टकराने से प्राची को अपने पेट में दर्द होने लगी थी। अपने दर्द को सहने के लिए प्राची अपनी आंखें मींच लेती है। अब क्या तुम मुझे कहोगे कि मेरे घर में मैं किस रूम में जाऊंगा और किस रूम में नहीं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? तनिष्क ने तेज आवाज में कहा। तनिष्का की आवाज़ सुन दर्द में भी प्राची अपने चेहरे को ऊपर करती है और अपने दर्द को सहते हुए तनिष्क को देख अपनी सिरना में हिलाकर, मेरी कहने का मतलब वह नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि काफ़ी रात हो गई है। रात हो गई है तो क्या? हाँ, तुम मुझे तय बताओ, मैंने तुम्हें जो बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए थे तुमने वह लिया क्यों नहीं? और तुमने सबसे झूठ क्यों कहा कि यह बच्चा किसी और का बच्चा है? तुम साबित क्या करना चाहते हो? कि मैं तुम्हें सेटिस्फैक्ट नहीं करता, इसी वजह से तुम किसी और के पास जाते हो? तनिष्क ने दांत पीसकर कहा। आप हर बात का गलत मतलब मत निकालिए, मैंने बस यह इसलिए कहा ताकि शनाया के दिल में आपके लिए कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। वह अभी माँ बनने वाली है, उसके लिए ये सब ठीक नहीं है और मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ न। प्राची के और कुछ कहने से पहले तनिष्क प्राची के चिप्स को अपने हाथों से कस के पकड़ लेता है और उसके चेहरे को ऊपर कर अपने चेहरे को प्राची के चेहरे के करीब ले जाके, तुम्हें मैंने कहा था ये करने को, ये सब कहने को। फिर प्राची को छोड़ो, उससे एक कदम दूर जाकर छोड़ो, जो भी तुमने कहा कल अपनी अबॉर्शन करा लेना, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, अब रूम में चलो। इतना कहकर तनिष्क मुड़ के जाने लगता है। तनिष्क जो आगे जा रहा था उसे फील होता है प्राची उसके साथ नहीं आ रही। तनिष्क रूप के पीछे पलट कर देखता है तो प्राची वहीं पर खड़ी थी और एकटक उसे देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू के साथ में हैरानी भी। प्राची को ये तो पता थी कि तनिष्क शायद इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिस वजह से उसने खुद को संभाल लिया था, पर उसने ये सोची भी नहीं थी कि तनिष्क उसे अबॉर्शन करने की बात करेगा। अब ऐसे स्टेचू बना के खड़े क्यों हो? चलो, इतना कहकर प्राची के पास आकर तनिष्क प्राची के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है।
पर प्राच अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, जिसे देख तनिष्क पीछे पलट प्राची को देख है क्या हुआ। चलो। प्राची अपने हाथ छुरा के अपनी आंखों से आंसू पोंछ तनिष्क को देख, मैं उस रूम में नहीं जाऊंगी और ना ही अबॉर्शन करूंगी। आप क्या भूल गए? मैंने सुबह क्या कहा था? मुझे अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और मैंने कहा ना कि यह आपका बच्चा नहीं है और मैं अपने बच्चों को अकेली ही बड़ी कर सकती हूँ। आप कोई नहीं होते मुझे अबॉर्शन करने की बात कहने वाले, प्राची गुस्से में बोली। प्राची की बात सुनकर तनिष्क, जो अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, उससे अब और कंट्रोल नहीं होता। वह प्राची के करीब आकर प्राची को अपने गोद में उठा लेता है और रूम से बाहर ले जाने लगता है और कहता है, बहुत मुंह चलने लगी है तुम्हारी। प्राची तनिष्क को मना करना चाहती थी, पर तनिष्क को इतने गुस्से में देख वह कुछ नहीं कह पाती, बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तो तनिष्क अपने गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरकर देखता है, जिसे प्राची एकदम शांत हो जाती है। तनिष्क प्राची को रूम में ले आकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर गुस्से में प्राची के चेहरे को देख, कुछ देर पहले क्या कहा था तुमने? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसी और का है और तुम अबॉर्शन नहीं करोगे, है ना? प्राची तनिष्क को देख, मैंने जो भी कहा सच कहा, मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और प्लीज मुझसे दूर रहिएगा। अभी आपको मेरे पास नहीं, शनाया जी के पास होना चाहिए। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे मुझे किसके पास होना चाहिए? तनिष्क की प्राची पर अपना पूरा भार डालते हुए कहा। प्लीज तनिष्क जी मेरे ऊपर से हटिए, मेरे पेट में दर्द हो रही है, प्राची तनिष्क को खुद से दूर करते हुए बोली। प्राची की बात सुनकर तनिष्क कुछ देर प्राची को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करके प्राची के ऊपर से उठ जाता है और दूसरी तरफ मुड़ के, कल तुम्हारे पास डाइवोर्स पेपर आ जाएगा, साइन कर देना, क्योंकि अब मुझे शनाया से शादी करना है। मैं हमारे बच्चे को नाजायज का दाग नहीं लगने दूंगा, बट डोंट वरी, डाइवोर्स के बाद तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा तुम्हें। प्राची को अपने पेट में बहुत दर्द हो रही थी, वह दर्द को सहते हुए अपने पेट को पकड़ बैक पेट पे अपने हाथ रखकर तनिष्क को देख, मैं अभी आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैंने पहले भी कहा था, आप तो तब वही थे ना, आपने सब सुना मैंने जो कहा, तो फिर अब ये सब। प्राची की बात सुनकर तनिष्क गुस्से में पीछे पलटता है, पर जब वह प्राची को देखता है तो उसका सारा गुस्सा टेंशन में बदल जाता है। वह जल्दी से प्राची के पास भागता है। प्राची अपने पेट को पकड़ बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद होने को आई थी। प्राची को ऐसे देख तनिष्क घबरा जाता है और प्राची के गालों को थपथपाते हुए, प्राची क्या हुआ? प्राची आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना। पर तनिष्क के बातों को सुनने से पहले ही प्राची बेहोश हो जाती है। प्राची अभी भी अपने पेट पर हाथ रखी हुई थी। जब तनिष्क का नजर प्राची के पेट पर जाता है तो तनिष्क को याद आता है, प्राची कह रही थी उसे पेट में दर्द हो रही है। तनिष्क जल्दी से प्राची को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर मेंशन से बाहर आ जाता है और अपने कार में पैसेंजर सीट में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट में बैठ कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। _ रेड मून होटल। टीना फोन में प्रिया से बात कर रही थी। प्रिया उधर से बोली, टीना इतनी रात को तो मत जा, अभी तो मैं भी तेरे साथ नहीं जा सकती, पहले तुझे बताना चाहिए था, तब मैं कुछ जुगाड़ कर लेती, हॉस्टल से निकल जाती। तू भी ना देख, अगर वह आदमी इतना सब कर सकता है तो वह कुछ और भी कर सकता है, तुझे पता है ना वह अब इंसान नहीं है, और वहाँ पर कितने सारे बॉडीगार्ड थे, सबके हाथों में गन है, प्लीज मेरी बात सुन, मत जा। तू टेंशन मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी शैतानी दिमाग में एक मस्त खुराफाती आइडिया है जिससे वह चमगादड़ खुद सब कुछ ठीक कर देगा मेरी लाइफ में, और अगर मैं रात को जाऊंगी तभी यह होगा, क्योंकि अभी वह सो रहा है। टीना ने कहा। वह सो रहा है तो इससे क्या ही होगा? तू क्या करेगा बता जरा। यार तू समझ क्यों नहीं रही है? वह सो रहा है, उसके सारे बॉडीगार्ड नहीं, प्रिया ने टीना को समझाते हुए कहा। तू जरा सब्र करना, टेंशन मत ले और आराम से सो जा, मेरी काम हो जाने के बाद मैं तुझे कॉल करूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज ऐसे टेंशन मत कर, और अभी मैं रख रही हूँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना, अगर तू मुझे दोबारा कॉल करेगी तो शायद मैं पड़ी जाऊंगी, ओके बाय, गुड नाइट। इतना कहकर उधर से प्रिया की कोई बात सुने बिना टीना कॉल कट कर देती है, क्योंकि टीना को पता था अगर वह प्रिया से बात करेगी तो प्रिया किसी ना किसी तरह उसे सिद्धार्थ के विला में जाने से रोक लेगी, जो वह नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ सिंघानिया, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, पर पावर और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये तुम्हें आज पता चलेगा। इतना कहते हुए टीना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह वॉशरूम की ओर चली जाती है। तनिष्क प्राची को कहाँ ले गया? क्या प्लान चल रही है टीना के दिमाग में? एपिसोड 39। मैं आपके बर्बादी के कारण बनूंगी और तुम कितने अनरोमांटिक हो। अब आगे। तनिष्क अपनी कार को जंगल के पास एक विला के बाहर रोकता है। तनिष्क जल्दी से कार से उतर दूसरे साइड से प्राची को अपने गोद में लेकर उससे निकलता है और भागते हुए उस विला के अंदर जाता है। तनिष्क के अंदर जाते ही उसके पास श्रेया आ जाती है और तनिष्क को देख, आप जल्दी से मेरे रूम में आइए, मैं देखती हूँ मैडम को क्या हुआ। तनिष्क जल्दी से श्रेया के रूम में प्राची को ले जाता है। वहीं सोफे पर बैठे हर्षद और अंकित उन दोनों को देख रहे थे।
इसका मतलब ये लड़की एक्स की गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है। वाकई में ये लड़की सच में एंजल है। बेचारी को कितनी हट हो रही होगी अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, एक्स को इतने प्यारी लड़की के साथ यह सब नहीं करना चाहिए, अंकित हर्षद को देख कहता है। जी हाँ, तनिष्क ही है एक्स। आई नो ये बात का अंदाजा रिदाज को लग चुकी थी, पर फिर भी मैंने बता दिया। तू जो बातें कर रहा है ना धीरे बोल, अगर एक्स को पता चल गया, उनके कान तक तेरी यह बातें पहुंच गए ना, तो सबसे पहले वह हम दोनों को ही इस बिला के मेन डोर में लटका देंगे, वह भी मार के। क्योंकि उस दिन मैंने एक्स को देखा था, मैं तो बस उस लड़की की हेल्प करना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे इतने गुस्से में देखा ना। एक्स को तो पसंद भी नहीं है कोई उस लड़की को देखे तो अपनी नज़र हटा ले, और हमें एक्स की पर्सनल लाइफ पर नहीं अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना है, हर्षद ने अंकित के मुंह पर हाथ रखकर कहा। अंकित हर्षद के हाथ को अपने मुंह से हटाकर, क्या यार बकवास मत कर, मैं तो बस मैडम की तारीफ ही कर रहा हूँ ना, और अगर एक्स अपने वाइफ की तारीफ सुनेगी तो वो खुशी होंगे। श्रेया के रूम में श्रेया प्राची को चेक कर रही थी, वही तनिष्क खिड़की के पास खड़ा था। तनिष्क खिड़की से बाहर देखता है तो उसे विला के बाहर कुछ दूरी पर एक पैर के पास एक लाइट जलती हुई दिखती है, जो फोन की लाइट थी। इसे देखने के बाद तनिष्क की आंखें लाल होने लगता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने हाथों की मुट्ठी भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जेब से फोन निकाल किसी को कॉल करके, कोई हमें फॉलो कर रहा था, वह अपने बॉस तक प्राची की बात पहुंचाए उससे पहले उसे ही गॉड के पास पहुंचा दो फास्ट। इतना कहकर उधर से कुछ भी सुने बिना तनिष्क कॉल कट कर देता है। तनिष्क की कॉल कट होते ही हॉल में बैठे अंकित और हर्षद उठकर विला से बाहर चले जाते हैं। तनिष्क ने उन दोनों को ही कॉल किया था। एक्स मैडम ठीक है, पर मैडम अभी प्रेग्नेंट है और अभी जो नहीं करनी चाहिए वह वही कर रही है। अभी उनको हैप्पी रहना चाहिए, पर वह शायद हैप्पी नहीं है। उनको ज़्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए, पर शायद वह वही कर रही है। और उनके पेट में शायद कुछ चीज़ का प्रेशर पड़ी है, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रही है। ये पेन प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा कम होती है, पर मैडम को ज़्यादा हो रही है। मैडम को केयर की बहुत ज़रूरत है। मैडम को अभी होश नहीं आएगी, पर सुबह तक मैम को होश आ जाएगी और मैडम बिल्कुल ठीक है, आप घबराइएगा मत। श्रेया ने प्राची को देख बेड से उठकर तनिष्क को देख कहा। तनिष्क श्रेया को देख कुछ नहीं कहता, बस वह प्राची के पास आकर प्राची को अपने गोद में लेकर वहां से जाने लगता है, तो श्रेया पीछे से उसे रोक बोली, एक्स मुझे पता है आपको किसी की बात सुनना पसंद नहीं है, पर प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, प्राची बहुत अच्छी लड़की है, उसे ऐसे और हट मत कीजिए। श्रेया की बात सुनकर तनिष्क कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप प्राची को लेकर वहां से चला जाता है और श्रेया भी थोड़ी उदास हो जाती है। तनिष्क जब हॉल में आता है तो हॉल में एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था, उसके बॉडी के यहाँ वहां से खून निकल रहा था, उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था, जो अंकित और हर्षद ने किया था। तनिष्क एक नज़र उन दोनों को देखा है और कहता है, अभी तक ये जिंदा कैसे हैं? तनिष्क के बात पर अंकित कहता है, हम इसे ही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने इसे भेजा है, उसके बाद हम इसे मार देंगे। इसे मार दो, इसके पास उसका फ़ोन है, कुछ देर पहले ही इसको जिसने भेजा है उससे बात कर रहा था, उसके फ़ोन को देखोगे तो सब पता चल जाएगा उसे किसने भेजा है, किस लिए भेजा है। इतना कहकर तनिष्क उस बिला से निकल जाता है, तो वह दोनों फिर से उस आदमी को मारने लगते हैं। अंडरस्को टीना, जिसने इस वक्त ब्लैक जीन्स के साथ में ब्लैक क्रॉप टॉप के ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी थी, चेहरे पर मास्क, बालों को पोनीटेल में बंधे हुए थी, वह छुपते छुपाते सिद्धार्थ के विला अंदर आ गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रही थी कि सिद्धार्थ का रूम कौन सा है, क्योंकि उस दिन को जल्दबाजी में थी और जाते टाइम भी वह भाग कर गई थी, जिस वजह से उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सिद्धार्थ का रूम कौन सा है। टीना सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर की ओर जा रही थी और बड़े ध्यान से हर तरफ देख रही थी। तभी चलते चलते टीना एक रूम के सामने पहुंचती है और उस रूम को देख टीना को याद आती है, ये रूम सिद्धार्थ का ही है। टीना धीरे धीरे उस रूम के डोर के पास जाती है और हल्के से डोर को पुश करती है तो डोर खुल जाती है। ये तो डोर को खुला रखे ही सोता है, अच्छा ही हुआ। इतना कहकर टीना अपने जेब से रुमाल और एक क्लोरोफॉर्म की बोतल निकालती है, फिर उसी क्लोरोफॉर्म को रुमाल में प्रेस करके उसे बोतल को साइड टेबल पर रख देती है और फिर धीरे धीरे डोर को खोल के अंदर जाती है। रूम में एक येलो डीम लाइट जल रही थी, जिस वजह से रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। अंदर टीना की नज़र सबसे पहले बेड की तरफ जाती है। बेड पर सिद्धार्थ सो रहा था, उसने इस वक्त नाइट सूट पहना हुआ था। सिद्धार्थ बिल्कुल सीधा सो रहा था। उस हल्की येलो रोशनी में सिद्धार्थ का चेहरा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सच तो है, बंदा दिखने में काफ़ी हैंडसम है, पर जितना अच्छा ये दिखाता है, अगर उतना ही अच्छा ये खुद होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, यह ऐसे सीधा कैसे सो रहा है। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बस अपना काम करना है। इतना सोचकर टीना धीरे धीरे सिद्धार्थ की ओर अपने कदम बढ़ाने लगती है। टीना सिद्धार्थ के पास जाकर अपने रुमाल को सिद्धार्थ के चेहरे के पास करने लगता है, पर वह उसे सिद्धार्थ के नाक पर रखती उससे पहले सिद्धार्थ उसकी हाथ पकड़ लेता है। सिद्धार्थ के हाथ पकड़ते ही टीना की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह सिद्धार्थ को देखने लगता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद था।
टीना सिद्धार्थ को देख ही रही थी, तभी सिद्धार्थ टीना को अपने ऊपर खींचता है और पलट जाता है, जिससे टीना सिद्धार्थ के नीचे आ जाती है और सिद्धार्थ टीना के ऊपर। डर से टीना ने अपनी आंखें किसके बंद की हुई थी। क्या आफत है, इतनी रात को ये जग रहा है, अगर जाग रहा है तो ऐसे सोने का नाटक क्यों कर रहा था। अब क्या होगा, आज शायद सच में मेरी गॉड के पास जाने का टाइम हो गई है, पर मरने के बाद भी मैं भूत बन के इसके पीछे पड़ी रहूंगा। इसने मेरी सब मुझसे छीन लिया, मेरी ड्रीम। टीना अपने मन में ये सब कह ही रही थी, तभी उसके कान में सिद्धार्थ का आवाज पड़ता है, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम मेरे रूम तक कैसे आए? किस लिए आए हो? टीना अपनी आंखें खोल सिद्धार्थ के ब्राउन आंखों में देख। आप क्या हर किसी को ये सेम सवाल करते हैं? हमेशा आपको यही सवाल करना होता है ना? किसी ने आपको ये रटाकर भेजा है क्या कि जो भी तेरे पास आएगा यही सवाल करना? टीना की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ की आंखें छोटा हो जाता है और वह अपने दूसरे हाथ से टीना के मार्क्स को उसके चेहरे से निकाल देता है, और जब वह टीना को देखता है तो उसके आंखों में और गुस्सा दिखने लगता है और उसका पकड़ थी टीना के लाई में कस जाता है, जिससे टीना को दर्द होने लगती है। टीना को समझाते हुए, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता है बचपन से मेरा एक ही सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, पर आपने क्या किया, मेरी लास्ट ईयर की एग्जाम रुकवा दी। क्यों? अब मैं मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं कर सकती, मेरी जॉब जो मैं कर रही थी वह भी चली गई, हॉस्टल से मुझे निकाल दिया गया। आपने ये सब क्यों किया? आपको क्या लगता है आपके पास पावर है, पैसा है तो अब कुछ भी कर सकते हैं? आपने जो भी मेरे साथ किया वह सब ठीक करना होगा, और वह भी कल ही। ये सब कहते हुए टीना की आंखों में आंसू आ गए थे। टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ टीना के ऊपर से उठ जाता है और टीना को देख जोर जोर से हंसने लगता है। सिद्धार्थ को ऐसे हंसते देख टीना को कुछ भी समझ नहीं आती। वह जल्दी से बेड पर बैठती है और बेड से उतरते हुए सिद्धार्थ को देख, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सिद्धार्थ अपनी हंसी को कंट्रोल कर टीना को देख, तुम्हें लगता है तुम मुझे कहोगे सब कुछ ठीक कर देने को और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? तुमने मेरे 7 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 7 साल से मैंने और मेरे भाई ने न जाने। इतना कहते कहते सिद्धार्थ रुक है और टीना को देख दांत पीसकर कहता है, अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह कुछ भी नहीं था, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। सिद्धार्थ की बातें टीना को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर इतना समझ आ गई थी, वह पेपर सिद्धार्थ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टीना अपने हाथ को पीछे लेती है और अपने जीन्स में जो पेपर उसने छुपा कर रखी थी वह निकालती है और उसे सिद्धार्थ मुंह पर फेंकती है और गुस्से में बोली, ये लो, ये तुम्हारे वह पेपर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस कोरा कागज है। अगर यह कागज तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना तो इसे तुम ले लो, नहीं चाहिए, बस गलती से मेरे पास आ गई, नहीं पता था कि इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अब मिल गई ना तुम्हारे 7 साल की मेहनत, तो अब जो तुमने मेरी लाइफ में रायता फैला है सब ठीक कर दो। उस पेपर को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर चमक आ जाता है और वह झुककर वो पेपर उठा लेता है, पर जब वह उस पेपर को देखा है तो उसके हाथों की मुट्ठी बन जाता है और वह गुस्से में टीना को देख उसके हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींचता है और दांत पीसकर कहता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह क्या लाए हो तुम? ये तो बस एक सिंपल सा पेपर है, रियल पेपर कहाँ है? सिंपल पेपर तुमसे मैंने जो लिया था वह सिंपल पेपर ही थी और वह यही है। अब मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पसंद कि कोई गए मेरे इतने करीब आए। टीना ने सिद्धार्थ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर कहा, अब तो तुम मुझसे कभी छूट नहीं पाओगे, अब तुम्हें पता चलेगा सिद्धार्थ सिंघानिया कौन है और क्या क्या कर सकता है। तुम्हारे साथ अब तक जो हुआ ना उससे भी बुरा होगा, हो सके तो अपनी बर्बादी को रोक के दिखाओ। इतना कहकर सिद्धार्थ टीना को खुद से दूर करता है तो टीना पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिर जाती है। नाउ आउट। सिद्धार्थ यह बात इतनी तेज आवाज में और गुस्से में कहा था कि टीना जो गिरी थी वह कांप उठती है, पर फिर भी वह उठकर अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से में, आप कहते क्यों नहीं है? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? ये झूठे पेपर की बहाना मत बनाए, कुछ याद कर। याद आया उस दिन मैंने आपको सरक कर जवाब दे दी थी ना, उसका बदला ले रहे हैं ना आप मुझसे? तो ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ आप क्या कर सकते हैं। मैं भी टीना गुप्ता हूँ, मैंने किसी से ना तो डरना सीखा और ना हारना। आप चाहे कुछ भी कर लिया, आप मुझे कभी बर्बाद नहीं कर सकते, उल्टा मैं आपके बर्बादी के कारण बनूंगी। आपने मेरे सपने तोड़े हैं ना, अब आप देखना मैं आपको कैसे तोड़ती हूँ। इतना कहकर टीना अपनी आंखों से आंसू पोंछकर उस रूम से निकल जाती है। टीना को जाते देख सिद्धार्थ भी गुस्से में अपने टेबल को पकड़ पलटा देता है, जिससे टेबल जो कांच के बना था वह टूट के बिखर जाता है। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। सुबह का वक्त। प्राची के चेहरे पर सूरज की रोशनी बढ़ती है तो प्राची अपनी आंखें और ज्यादा भीज लेती है और अपने आंखों के सामने अपने हाथ को आगे कर जैसे अपनी आंखें खोलती है तो प्राची को अपनी पेट पर किसी के हाथ महसूस होती है। प्राची अपने गर्दन को पीछे करके देखती है तो तनिष्क था जो आराम से सो रहा था और उसने ही प्राची के कमर पर अपने हाथों को लपेट रखा था। तनिष्क के दोनों हाथ प्राची के पेट पर था।
तनिष्क, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके फोरहेड पर आ रहे थे सोते वक्त, तनिष्क किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था और काफी ज्यादा क्यूट भी। प्राची तनिष्क के चेहरे को देखती है, जिसे देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह तनिष्क के फोरहेड और लिप्स पर किस करती है और फिर अपने पेट पर हाथ रख गुड मॉर्निंग बेबी कहती है और फिर से तनिष्क को देखने लगती है। पर तभी उसे कल की सभी बातें याद आती है, जिसे करके प्राची उदास हो जाती है। फिर वह धीरे से तनिष्क के हाथ को अपने कमर से हटाकर वहां से वॉशरूम की ओर चली जाती है। प्राची के जाते ही तनिष्क अपने आंखें खोलता है और जाते हुए प्राची को देखता है। कुछ देर बाद जब प्राची वॉशरूम से बाहर आकर तनिष्क को देखती है तो तनिष्क अभी भी सो रहा था। तनिष्क को देख प्राची क्लोजेट रूम की ओर जाने ही वाली थी, तभी उसकी फोन रिंग करती है। फोन रिंग करने की आवाज सुनकर प्राची कॉल रिसीव करती है तो उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची बस ओके कहकर कॉल कट करके क्लोजेट रूम में चली जाती है। प्राची के जाते ही तनिष्क आंखें खोलता है और प्राची के फोन को घूरने लगता है। कुछ देर बाद प्राची एक ब्लैक कलर की सूट पहने बाहर आती है और अपने ऊपर दुपट्टे ले लेती है, जिस वजह से उसके मंगलसूत्र छुप जाते हैं। प्राची अपने मांग में सिंदूर पहन के अपने बालों को एक साइड में कर लेती है, जिससे उसके सिंदूर भी छुप जाते हैं और अपने हाथों से भी चूड़ियों को निकाल देती है। फिर अपने फोन को लेकर रूम से बाहर चली जाती है। तनिष्क जो सोने का नाटक कर रहा था पर वह अब तक ये सब देख रहा था। प्राची के जाने के बाद वह बेड पर उठ बैठता है और कहता है, अभी तो ये बीमार है तो अभी वह इस हालत में जाने की क्या जरूरत। प्राची हाल से जाते हुए रुक्मणी जी को देख, मॉम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ इतना कहकर प्राची जाने लगती है। बेटा हॉस्पिटल जा रहे हो पर इस हालत में तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए, सेफ नहीं है, रुक्मणी जी ने प्राची के पास आते हुए कहा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो बहू, यह अपने कोख में किसी के पाप को पाल रही है और तुम इसकी फिक्र कर रहे हो, दादी जी ने उन दोनों को देख कहा। सही कहा आपने दादी जी, और मॉम मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाया गया है, मेरी जाना बहुत जरूरी है प्लीज, प्राची ने रुक्मणी जी को देख कहा। ठीक है तुम चले जाना, पर उससे पहले कुछ खाकर तो जाओ, ऐसे भूखे पेट। रुक्मणी जी इतना कह ही रहे थे तभी प्राची बोली, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, आप टेंशन मत करना, और अभी मुझे लेट हो रही है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर प्राची जल्दी से मेंशन से बाहर चली जाती है। खुद को इग्नोर होते देख दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं ऊपर खड़ा तनिष्क ये सब कुछ देख सुन भी रहा था। वह जाते हुए प्राची को एकटक देख रहा था। वही डाइनिंग चेयर पर शनाया बैठी थी और उसने सारी बातें सुन ली थी। प्राची को बाहर जाते देख शनाया अपने फोन में किसी को मैसेज करती है और फिर अपने आंखों को घुमा के सबको देखती है। इस वक्त मिश्का, रिद्धि और शौर्य यहाँ पर नहीं थी। शौर्य किसी काम से बाहर गया हुआ था, मिश्का और रिद्धि ऑफिस गए हुए थे। अंडरस्को प्राची जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है। प्राची अपने केबिन की ओर जा रही थी तभी कोई उसे पीछे से हक कर लेता है, जिसे प्राची चौंक जाती है, पर कुछ ही देर में वह शांत भी हो जाती है और खुद को छुड़ा के पीछे पलट के देखी है तो प्राची के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। सौरभ तुम कब आए, प्राची ने मुस्कुराकर पूछा। प्राची के पूछने पर सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो रात को ही आ गया था और आने के बाद मैं तुझे कई बार कॉल भी किया पर तुम हो के कॉल रिसीव भी नहीं करते हो। उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया तो मैं सुबह सुबह अपने फैन को कहा कि वह तुम्हें कॉल करके बुलाए तो मेरी फैन ने वह कर भी दिया। घमंड से कोई लड़की कैसे टाल सकता है। सौरभ गोयल का बात मुंह बनाकर, बस तुम्हें छोड़कर तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सो गई थी, उसके लिए तुमने इमरजेंसी कॉल करके मुझे बुलाया। तुम सुबह मुझे खुद भी तो कॉल कर सकते थे। ओके आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है। अब चलो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है तुम्हारे केबिन में, जल्दी चलो। इतना कहकर सौरभ प्राची को खींचते हुए उसके केबिन की ओर ले जाने लगता है। प्राची जब अपने केबिन में जाती है तो अपने केबिन को देख चौंक जाती है। उसके केबिन को रेड फ्लावर से सजाया गया था और टेबल में भी बहुत सारे रेड रोज थी। यह सब देख प्राची को कुछ समझ नहीं आती। वह असमंजस में सौरभ को देखती है। ऐसे क्या देख रहे हो, ये सब मैंने खुद किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें तो रेड फ्लावर पसंद है ना, और सबसे ज्यादा रेड रोज तो मैंने तुम्हारे लिए वही लाया। तुम तो मेरी वेलकम करने नहीं आई तो मैंने ही कर लिया तुम्हारे लिए तुम्हारी वेलकम, सौरभ ने प्राची को केबिन के अंदर लाते हुए कहा। सौरभ की बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती, वह अपने चेयर पर चुपचाप बैठ जाती है। तभी सौरभ टेबल पर रखे रेड रोज के बुके को अपने हाथ में लेकर अपने घुटनों पर बैठ बड़े स्टाइल से वह प्राची को देता है। प्राची एक नज़र उस बुके को देखता है और फिर सौरभ को, तो सौरभ एक आंख मार देता है, जिसे देख प्राची का हंसी छूट जाता है और वह उसे बुके को लेकर साइड में रख देती है और कहती है, अब हो गई तुम्हारी ड्रामा, अब जाओ अपने पेशेंट को देखो। कुछ देर बाद मुझे भी पेशेंट को देखने जाना है, पर मुझसे पहले तुम्हारी ड्यूटी है ना, तो जाओ। प्राची की बात को इग्नोर कर सौरभ अपने जेब से एक बॉक्स निकालता है और उसे खोलकर उसमें से एक डायमंड की ब्रेसलेट निकाल प्राची के हाथ को आगे करके उसे पहना देता है और कहता है, यह हमारी फ्रेंडशिप बैंड है, इसे अपने हाथ से खोलने की गलती बिल्कुल मत करना, मेरे पास भी सेम ब्रेसलेट है। इतना कहकर सौरभ अपने हाथ को दिखा देता है तो उसके हाथ में भी एक डायमंड की ब्रेसलेट है।
अब हो गया तो अब तुम जाओ, तुम्हारे पेशेंट वेट कर रहे हैं अपने डॉक्टर की, प्राची ने अपने हाथ को सौरभ के हाथ से छुड़ाकर कहा। प्राची की बात सुनकर सौरभ मुंह बनाकर कहता है, क्या यार तुम कितने उन रोमांटिक हो, पता नहीं शादी के बाद मैं तुम्हें कैसे हैंडल करूंगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे अगर तुम ऐसे ही उन रोमांटिक रही तो। सौरभ तुम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, प्राची अपनी आंखें छोटी करके कहती है तो सौरभ उसे अपने बत्तीसी दिखा देता है और जल्दी से उसका केबिन से बाहर चला जाता है। सौरभ को ऐसे जाते देख प्राची के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह खुद से कहता है, पागल है ये लड़का, पता नहीं ये डॉक्टर कैसे बन गया, और वह भी नंबर 1, हरकतें तो उसके बच्चों वाले हैं। वहीं अब तक प्राची और सौरभ की हर एक मोमेंट को एक आदमी अपने कैमरे पर कैप्चर कर रहा था और फिर वह प्राची के केबिन से दूर चला जाता है और किसी को कॉल करता है और जो भी हुआ वह सब बता देता है, जिसे सुनकर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन वह आदमी अपना सर हाँ में हिलाकर कॉल कट करके वहां से चला जाता है। एपिसोड 40, ये बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि यह बच्चा तो उस सौरभ का है। अब आगे, शाम का वक्त, सिटी हॉस्पिटल। सौरभ अपने केबिन में बैठकर एक पेशेंट की फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। कम इन। सौरभ फाइल को बंद करके डोर को देख कहा। लड़की अंदर आती है जिसने एक बेबी पिंक कलर की शॉर्ट्स कट और वाइट कलर की टॉप पहनी हुई थी, जिसमें वह लड़की काफी हॉट लग रही थी और क्यूट भी, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क पहना हुआ था जिस वजह से उसकी चेहरा नहीं दिख रही थी। सौरभ जो स्वभाव से थोड़ी सी फ्लैटी टाइप लड़का था, वह उस लड़की को देख उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, बताए मिस होटी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। वह लड़की आगे आकर, क्या मैं बैठ जाऊँ। यस सीओ, मेरे केबिन की चेयर्स हमेशा ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए खाली ही रहता है, बैठ जाइए, सौरभ ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, इतना कहकर वह लड़की चेयर पर बैठ जाती है। क्या मैं आपके इस ब्यूटीफुल चेहरे को पूरा देख सकता हूँ, क्या आप ये नकाब हटाएंगे मिस। साक्षी, साक्षी नाम है मेरी, उस लड़की ने कहा। ओह साक्षी, नाइस नेम, सौरभ ने भी कहा। एक्चुअली मैं यहाँ पर डॉक्टर प्राची से मिलने आई हूँ, पर मुझे पता चली कि वह अब यहाँ पर नहीं है, आप हैं तो मैं आपसे मिलने आ गई। क्या है ना, कुछ दिन पहले डॉक्टर प्राची ने मेरे भाई का एक छोटा सा ऑपरेशन किया था और उसके ही लिए मैं अक्सर प्राची जी से मिलने आया करती हूँ, पर आज वह नहीं है। क्यों नहीं है, क्या आपको पता है, मतलब आप तो उनके क्लोज फ्रेंड हैं ना, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, साक्षी सौरभ को देख बोली। पता नहीं क्यों वह जल्दी चली गई। एक्चुअली मैंने भी सुना है वह कुछ दिनों की छुट्टी में है, वह शायद इसीलिए चली गई, पर आप मुझे अपने भाई की रिपोर्ट दिखाएं, मैं आपको बता देता हूँ, सौरभ ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहा। ओह अच्छा, मुझे याद आया, उनकी तो शादी हो गई है ना, शायद उनके ससुराल वाले नाइट ड्यूटी के लिए, ऐसा ही होती है, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल वालों की ही माननी पड़ती है, शाम होने से पहले घर जाना पड़ता है। डॉक्टर प्राची कितने अच्छे डॉक्टर हैं, पर शायद वह भी अपने ससुराल वालों की बातें सुनने पर मजबूर हो गए, साक्षी ने सौरभ के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, जैसे वह सौरभ के एक्सप्रेशन को देखकर उसके दिल की बात को पढ़ना चाह रहा हूँ। वही सौरभ तो साक्षी की बात सुनकर शौक में ही चला गया, उसने जोर से चीखा, व्हाट, प्राची की शादी, आप गलत है, प्राची की शादी नहीं हुई है, वह अभी भी सिंगल है। मैं क्यों गलत कहूंगी, उनकी शादी हो गई है तनिष्क सिंघानिया से, यह एक सीक्रेट शादी है, पर किसी तरह मुझे पता है, आप भी किसी को मत बताना, और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप डॉक्टर प्राची को कॉल करके उनसे ही पूछ लीजिए, और वह तो प्रेग्नेंट भी है, लड़की ने चेयर से उठकर कहा। साक्षी की बात सुनकर सौरभ भी अपने चेयर से उठ जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल बदल गए थे, उसके आंखों में बेइंतहा गुस्सा दिख रहा था। वह वैसे ही गुस्से में बोला, तुम सच कह रहे हो, पर अगर ऐसा है तो पर प्राची ने मुझे कहा क्यों नहीं, यह नहीं हो सकता। देखिए मेरा काम आपको कुछ कहना नहीं था, मैं तो बस डॉक्टर प्राची से मिलने आई थी, वह नहीं है, मुझे तो लगा कि आपको पता है क्योंकि आप तो उनके क्लोज फ्रेंड हैं ना, पता नहीं आपको क्यों नहीं पता। जो भी हो, डॉक्टर प्राची आए तो मुझे कॉल कर लेना, और अगर आपको उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना हो तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। सौरभ के टेबल पर एक कार्ड रखकर, यह मेरी कार्ड है, यहाँ पर मेरी नंबर है, ओके बाय बाय डॉक्टर सौरभ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर साक्षी एक नज़र सौरभ को देख वहां से चली जाती है। वही साक्षी के जाते ही सौरभ टेबल पर रखा सारे चीजों को फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है, यह नहीं हो सकता, तुम किसी और के नहीं हो सकते प्राची, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी देख नहीं कर सकता, कभी नहीं। साक्षी हॉस्पिटल से बाहर आकर एक लग्जरियस कार में बैठ जाती है और अपनी मास्क को उतरती है तो यह कोई और नहीं शनाया थी। शनाया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर, अब देखो प्राची तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ, तुम ना इधर की रहोगे ना उधर की, तुम सब कुछ खो दोगे, बस वेट करते रहो, तुम्हें अब पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें जीते जी जहन्नुम दिखा दूंगी मैं। ____। शाम के 7:30, सिंघानिया मेंशन। प्राची हॉस्पिटल से आकर सीधा अपने रूम में चली गई थी, वह चुपचाप खिड़की के पास बैठकर आसमान को देख रही थी।
प्राची यह सब क्या है? सोशल मीडिया में तेरे और सौरभ के नाम पर यह सब क्या? मतलब क्या है ये सब? पीछे से मिश्का की आवाज़ सुनकर प्राची पीछे पलटती है। पीछे मिश्का और रिद्धि खड़ी थी। क्या है सोशल मीडिया में मेरे और सौरभ के नाम से? तुम दोनों को अच्छे से पता है मैं सोशल मीडिया में रहती नहीं हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्राची ने उन दोनों को देख कहा। रिद्धि प्राची के पास आके अपने फ़ोन को प्राची को दिखाकर, ये सब क्या है? यहाँ पर लिखा है तुम दोनों रिलेशन में हो और यहाँ पर जो फोटो है उनमें साफ दिख रहा है कि सौरभ ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने वह एक्सेप्ट भी किया। क्या है ये सब? प्राची तो वह सारे फोटो देखकर समझ नहीं पाई कि ये सब फोटो ऐसे सोशल मीडिया में कैसे गई, क्योंकि यह तो तब की फोटो है जब सौरभ सुबह उससे मिला था। ये सब फोटो, ये सब सोशल मीडिया में कैसे गई? ये तो सुबह सौरभ बहुत दिनों बाद यहाँ वापस आया है तो उसने बस मुझे गिफ्ट दिया, पर ये सब किसने किया? ये सब झूठ है। तुम दोनों को तो पता है ना सौरभ कैसा है, वह हमेशा फ्लर्ट करता रहता है, उसका यह आदत है। पर यह सब हमें सब कुछ पता है प्राची, पर अगर ये दादा दादी देख लेंगे तो वह तुझे ही गलत समझेंगे और ऊपर से तुमने उनको ये भी झूठ कह दिया कि यह बच्चा भैया का नहीं है, वह तो यही समझेंगे ना कि यह बच्चा सौरभ का है। और ऊपर से अगर भैया देखेंगे तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मिश्का ने अपने माथे पर हाथ रखते कहा। मिश्का की बात सुनकर प्राची बिल्कुल शांत हो गई। कैसे रिएक्ट करेंगे तेरे भैया? मुझे डाइवोर्स देने को कहेंगे, मुझे इस घर से निकाल देंगे, मैं घर से चली जाऊंगी, पर मैं उनको डाइवोर्स नहीं दूंगी, चिंता मत कर। और तुम दोनों जानते हो ना मुझे, तो तुम दोनों ज़्यादा मत सोचो, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, इतना काफ़ी है। जिसे मुझ पर भरोसा करना है वह करेंगे, जिसे नहीं करना मेरे 1000 बार कहने पर भी वह नहीं करेंगे। यह बात तो तुम दोनों भी जानते हो ना, तो ज़्यादा मत सोचो। वही दादा दादी के रूम में दादा और दादी जी रुक्मणी जी और अनूप जी को बोल रहे थे और वह दोनों उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। अब तुम दोनों क्या कहोगे? आलोक, पहले तो तूने भी मान लिया था ना कि वह बच्चा सच में तनिष्क का नहीं है, पर फिर तेरे बीवी ने तुझे कुछ समझाया और तुझे भी ऐसा लगने लगा कि वह बच्चा तनिष्क का है, पर इसके बाद तू क्या कहेगा? ये लड़की जिस लड़के के साथ ऐसे चिपक रही है, शादी के बाद भी हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। शुक्र है कि यह शादी सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, नहीं तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, दादाजी ने कहा। ऐसा नहीं है पापा, सौरभ और प्राची बचपन से अच्छे दोस्त हैं और सौरभ ऐसे बचकानी हरकतें करता रहता है, ना जाने किसने ऐसे उन दोनों का फोटो खींच लिया और इसे गलत वे में दिखा रहा है सबको, और सोशल मीडिया में तो हर रोज ऐसे उटपटांग सी चीजें। आलोक जी इतना कह ही रहे थे कि दादी जी उनको रोकते हुए, बस कर आलोक, बहुत सुन लिया तुम दोनों की बातें मानकर हमने उस लड़की को अभी भी तनिष्क के साथ एक ही रूम में रहने दे रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा, वह लड़की इस घर में रहेगी, हम उसे लड़की को निकालेंगे नहीं, लेकिन वह लड़की रहेगी स्टोर रूम में। स्टोर रूम में? मम्मी जी आप ऐसा भी कह दे सकते हैं, प्राची एक छोटी सी बच्ची और वह माँ बनने वाली है, वह स्टोर रूम में कैसे रहेगी? रुक्मणी जी ने हैरानी से कहा। क्या अब तुम मेरी बातों को भी नहीं मानोगे? दादी जी ने रुक्मणी जी को देख कहा तो रुक्मणी जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली, वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए। इस घर में सबसे बड़े हम हैं और हम जो कहेंगे सबको वही सुनना पड़ेगा। कल सुबह ही उस लड़की के सारे सामान तनिष्क के रूम से निकालकर स्टोर रूम में रख दिया जाएगा। सरबेंद को कहो आज रात को ही स्टोर रूम खाली कर दे, दादाजी ने आलोक जी को देख कहा। 10:00 PM। प्राची बेड पर लेटी हुई थी और वह बार बार करवटें बदल रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, बार बार उसके दिमाग में वह सारे फोटोज घूम रहे थे और वह न्यूज़। प्राची बेड पर उठ बैठी है और खुद से कहती है, पता नहीं सौरभ कैसे रिएक्ट कर रहा होगा जब उसे यह पता चलेगा। ये सब पर कौन हो सकता है यार? इन लोगों को क्या ये सब एक्टर कम पड़ गए जो डॉक्टर के पीछे भी पड़ गए हैं? पहले हमसे पूछ तो लेता, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ससुराल वाले कोई भी मुझसे मिलने नहीं आए, सभी शायद नाराज है, सभी को शायद यही लग रहा है ये सच है। अपने फ़ोन को लेकर मुझे सौरभ से बात करना चाहिए। इतना कहकर प्राची सौरभ का नंबर डायल कर देती है कि तभी अचानक उसके रूम का डोर ओपन हो जाता है। रिद्धि और मिश्का जो प्राची को डिनर करा कर गए थे, उसके बाद प्राची ने डोर लॉक ही नहीं किया था। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर प्राची डोर की तरफ देखती है तो घबरा जाती है। सामने तनिष्क खड़ा था, उसके आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल होकर रखा था और वह प्राची को ही घूर रहा था। तनिष्क को देख प्राची जल्दी से कॉल कट कर देती है और फ़ोन को बेड पर रख तनिष्क को देखने लगती है। तनिष्क रूम के अंदर आकर अपने हाथ को पीछे लेकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है और प्राची के पास आने लगता है। तनिष्क को अपने पास आते देख बेड पर ही प्राची पीछे सरकने लगती है। पीछे जाते जाते प्राची बेड के कोने में पहुंच जाती है और बेड से उतरती है। उससे पहले तनिष्क बेड के पास आ जाता है और अपने हाथ को आगे करके प्राची के पैर को पकड़ अपने पास खींचता है, जिससे प्राची खींचते हुए तनिष्क के पास पहुंच जाती है।
प्राची के कुछ समझने से पहले तनिष्क प्राची के दोनों पैरों को अलग करके उसके दोनों पैरों के बीच आकर उसके ऊपर झुक जाता है और प्राची के चेहरे को देख दांत पीसते हुए, शर्म नहीं आती ना पति के होते हुए भी दूसरे मर्दों के साथ चिपकने में बहुत शौक है, महंगी महंगी गिफ्ट की तुम बहुत लालची हो ना, अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए थे तो तुम मुझे कह सकते थे, मैं तुम्हें लाकर देता ऐसे दूसरे मर्दों को खुश कर। तनिष्क के और कुछ कहने से पहले प्राची तनिष्क के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और तनिष्क को खुद के ऊपर से हटाकर बेड से उतर घबराते हुए अपने हाथ आगे करके, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह आपने मेरे बारे में ऐसा कहा तो मैं मेरी हाथ उठ गई, देखिए आप मेरे बारे में जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है सौरभ, पर मेरी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वह सौरभ और मैं। प्राची के और कुछ कहने से तनिष्क प्राची की हाथ पकड़ प्राची को अपने ऊपर खींच लेता है और खुद पलट जाता है, जिससे प्राची उसके नीचे आ जाती है और प्राची के चीक्स को मजबूती से पकड़ दांत पीसकर, कैसा रिश्ता है तुम दोनों में? वह तुम्हें हक कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, रेड रोजेस दे रहा है और तुम स्माइल करके वह ले भी रहे हो, कैसा रिश्ता है बताओ? बस रातों का रिश्ता है। अब मैं समझा तुमने ये क्यों कहा कि यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि यह बच्चा तो उस सौरभ का है ना? तनिष्क का नज़र प्राची के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर जाता है और वह प्राची के हाथ से वह ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करता है तो प्राची उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ मत करिए, सौरभ ने यह मुझे गिफ्ट में दिया है, प्लीज़ इसे मत निकालिए, सौरभ ने यह हमारे फ्रेंडशिप के तौर पर दिया है, प्लीज़। पर प्राची की बातें तनिष्क को और गुस्सा दिलाता है और वह उस ब्रेसलेट को बड़े ही बेरहमी से प्राची के हाथ से निकाल देता है, जिस वजह से प्राची के हाथ पूरा लाल हो जाती है। फिर तनिष्क प्राची के चेहरे को देखता है जिनमें आंसू भरे थे, तुम्हें अगर कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे कहोगे, इसके लिए तुम्हें किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है, तुम द तनिष्क सिंघानिया का वाइफ हो, तुम पर यह सब सूट नहीं करता। तनिष्क की बातें सुनकर प्राची की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके दिलों में तनिष्क की हर एक बात किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। प्राची तनिष्क को कुछ नहीं कहती, बस उससे अपनी नजरें हटा लेती है। प्राची के ऐसा करने से तनिष्क का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह गुस्से में प्राची के होठों पर अपना होंठ रखकर प्राची के होठों को बेरहमी से बाइट करने लगता है, जिससे प्राची को बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। वह तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर तनिष्क उसे नहीं छोड़ता। धीरे धीरे तनिष्क प्राची के नेक, कॉलर बोन, हर जगह पर किस और बाइट करने लगता है और उसके हाथ प्राची के बॉडी पर चलने लगते हैं। तनिष्क के ऐसा करने से प्राची घबरा जाती है और तनिष्क को रोकने की कोशिश करते हुए, प्लीज़ तनिष्क जी ऐसा मत करिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचेगी, प्लीज़ रुक जाए, प्लीज़ तनिष्क जी रुक जाए, प्राची रोते हुए कह रही थी। पर प्राची की बातें जैसे तनिष्क के कान तक पहुँच ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में वह प्राची के साथ इंटीमेट होने लगता है। उस पूरे रूम में प्राची की चीखने की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि तनिष्क इस वक्त बहुत ज़्यादा रूड था, वह बस प्राची को हक किया जा रहा था। तभी अचानक प्राची की फ़ोन बजने लगती है। प्राची दर्द में होने के बावजूद अपने गर्दन को घुमा के फ़ोन में देखती है तो वहां पर सौरभ का नाम फ्लैश हो रहा था। सौरभ के नाम को देखकर तनिष्क अपना स्पीड और बढ़ा देता है, उसका गुस्सा और बढ़ गया था। कॉल रिसीव करो, तनिष्क ने गुस्से में कहा। तनिष्क की बात सुनकर प्राची हैरान हो जाती है और तनिष्क को देखते हुए उसे खुद से दूर करने लगती है, पर तनिष्क उससे दूर नहीं होता। कुछ देर तक रिंग होने के बाद कॉल अपने आप कट जाता है। कॉल कट होते ही प्राची एक राहत की सांस लेती है, पर कुछ ही देर में फिर से रिंग बजने लगती है और इस बार भी सौरभ ही कॉल कर रहा था। इस बार तनिष्क कॉल रिसीव कर लेता है और तनिष्क के ऐसा करते ही प्राची अपने दांतों से होठों को काट लेती है। वह अपने आवाज़ों को रोकने की कोशिश कर रही थी। प्राची, मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? जल्दी से जिससे भी तुमने शादी किया है ना उसे डाइवोर्स दो और फिर हम शादी करेंगे। प्राची, तुम कुछ कहा क्यों नहीं रहे हो? हेलो, फोन के उधर से सौरभ लगातार बातें किया जा रहा था। सौरभ की बातें सुनकर तनिष्क का गुस्सा और बढ़ रहा था। वह प्राची को देख उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, अपनी आवाज़ मत रोको, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पर तनिष्क की बात सुनने के बाद भी प्राची खुद को रोक के रखती है, जिससे तनिष्क का गुस्सा बढ़ जाता है और वह और तेज हो जाता है, जिस वजह से प्राची खुद को और रोक नहीं पाती और उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगती है। वही सौरभ जो अभी भी कॉल पर था, प्राची की आवाज़ सुनकर वह सब समझ जाता है और जल्दी से कॉल कट कर देता है। करीब 5 घंटे बाद तनिष्क प्राची को छोड़ता है। प्राची इस वक्त किसी बेजान गुड़िया की तरह बेड पर लेटी थी और तनिष्क उसके पास लेटा था। वह एकटक प्राची के चेहरे को देख रहा था जो एकटक ऊपर सीलिंग को घूर रही है। सौरभ को ब्लॉक कर दो, अभी से उसके साथ तुम्हारी कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसके साथ तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता, बात तक नहीं करोगी तुम उससे, अब से तुम और वह बिल्कुल अनजान हो। फिर प्यार से प्राची के फोरहेड पर किस करके प्राची को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ ही देर में प्राची और तनिष्क दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। अंडस्को। अगली सुबह सभी हाल में बैठे थे, वहीं पे शनाया भी थी जो तनिष्क से बिल्कुल चिपक के बैठी थी।
मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, क्या आप दोनों मुझे कह सकते हैं अभी तक आप दोनों ने मुझे यहाँ पर क्यों रोक कर रखा है? तनिष्क ने दादा दादी को देख कहा। थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा और तुम्हें जिस लिए भी यहाँ पर रोका है उसे जानने के बाद तुम खुश हो जाओगे, दादी जी ने कहा। दादी जी की बातें दादाजी आलोक जी और रुक्मणी जी को छोड़कर किसी को भी समझ नहीं आता। कुछ देर बाद ऊपर से चलते हुए प्राची आती है, जिसे आज एक येलो कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी जिसमें वह कहर ढा रही थी, पर उसके चेहरे को देख वह काफी ज्यादा थकी हुई सी लग रही थी। प्राची हाल में आती है तो हाल में सभी को एक साथ देख उसे थोड़ा अजीब लगती है, पर कहीं ना कहीं उसे लग रही थी शायद उसके और सौरभ के बारे में सोशल मीडिया पर जो भी स्कैंडल फैली है उसी की वजह से सभी एक साथ है। प्राची सबको देख ही रही थी, तभी शौर्य उसके पास जाकर, प्राची तू ठीक तो है ना, तू इतनी थकी हुई सी क्यों लग रही है? तू कल रात सोए नहीं है क्या? शौर्य की बात सुनकर प्राची की नज़र तनिष्क में जाता है, पर तनिष्क तो वहां पर ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह कुछ जानता ही ना हो। नहीं मतलब हाँ, मैं थोड़ी टेंशन में थी और कल रात सोते सोते कुछ ज्यादा ही टाइम लग गई, इसलिए मैं थोड़ी थकी हुई सी हूँ, प्राची ने मुस्कुरा कर कहा। प्राची तेरी हालत अभी ठीक नहीं है, तेरे साथ कोई और भी है और तू ऐसे अपने हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं कर सकती, तुझे हर चीज टाइम टू टाइम करना होगा, रिद्धि ने प्राची के पास आकर कहा। हाँ, और कल तो हम दोनों ने तुझे खाना खिला के सोने को कह कर आई थी ना, पर फिर भी तू नहीं सोई, कब सुधरेगी तू? प्राची, मिश्का भी प्राची के पास आकर बोला। तुम तीनों दूर हो जाओ उस लड़की से, तुम तीनों को अभी भी अक्ल नहीं आई, ये लड़की तुम तीनों के भाई को धोखा दे रहा है, फिर भी तुम तीनों इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो, दादाजी ने गुस्से में कहा। माफ करना दादाजी, पर हम अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानते हैं और वह ना तो किसी को धोखा दे सकती है और ना कभी कुछ गलत कर सकती है, और सोशल मीडिया पर तो आए दिन ऐसे अफवाह उड़ता ही रहता है, हम अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, सॉरी, शौर्य दादा को देख कहा। शौर्य की बात सुनकर दादाजी शौर्य को घूरने लगते हैं, तभी दादी जी कहते हैं, ये सब बातें छोड़ो और ये लड़की तुम्हारी सारी चीजें स्टोर रूम में रखवा दी है, अब से तुम स्टोर रूम में ही रहोगे क्योंकि तुम जैसे लड़कियों को मैं अपने पोते के साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी जी आप क्या पागल हो गए हैं? स्टोर रूम में कोई कैसे रह सकता है? ये तो टॉर्चर है, आप प्राची के साथ ऐसा। मिश्का दादी जी को कह ही रही थी, तभी प्राची मिश्का की हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और अपनी आंखें दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा करके दादी को देख, ठीक है दादी, मैं स्टोर रूम में रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राची की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं, पर प्राची के चेहरे पर एक स्माइल थी। वही तनिष्क भी गुस्से में प्राची को देख रहा था, वह सोफे से उठ खड़ा होता है और दादी को देख, प्राची स्टोर रूम में नहीं रहेगी दादी, वह मेरे साथ मेरे रूम में ही रहेगी। तनिष्क के ऐसे बोलने पर सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ में प्राची खुद भी, और शनाया का चेहरा तो देखने लायक था, किसी को भी यह उम्मीद नहीं था कि तनिष्क ये कहेगा। तनिष्क तुम इस लड़की को अपने रूम में रखने की बात कर रहे हो, इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, इस लड़की के पेट में किसी और का बच्चा है और इसके करतूत तो सोशल मीडिया पर हर जगह फैला हुआ है, दादाजी ने कहा। प्राची मेरी वाइफ है, वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कहीं भी जाए, किसी के साथ भी जाए, इन सब के बारे में उसे कुछ भी कहने का किसी को हक नहीं है, उसे कुछ भी कहना होगा तो वह मैं कहूँगा, कोई और नहीं, और वह रूम मेरा है तो उस रूम में कौन रहेगा कौन नहीं यह मैं डिसाइड करूँगा, और उसे रूम में प्राची रहेगी। वहाँ से जाते हुए अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वही शनाया जो तमाशा देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तनिष्क के ऐसे रिएक्ट करने से उसका चेहरा उतर जाता है और वह गुस्से में प्राची को देखने लगती है, वही प्राची तो अभी भी शॉक में ही थी। क्या प्लान चल रही है शनाया के दिमाग में? किसने सौरभ और प्राची की उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया?